तो ये कहानी एक ऐसी दुनिया की है जहाँ पर मैजिक ही सब कुछ है, यानी कि सारे काम मैजिक से होते हैं। लेकिन भाई इसी दुनिया में हमारे मेन कैरेक्टर यानी कि विल ने जन्म लिया है, जिसके पास कोई भी मैजिकल पावर्स नहीं है। तो ये बंदा अपने आप को साबित करने के लिए किसी भी मैजिकल पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसे बस अपनी स्ट्रेंथ के दम पर ही इस दुनिया में नाम कमाना है। तो इसीलिए विल काफी खतरनाक डंजन्स में जाता है ताकि वो मॉन्स्टर्स को मारकर काफी सारे क्रेडिट स्कोर्स हासिल कर सके और अपने अकेडमी से पास आउट हो पाए। जिसके बाद हमें मैजिक अकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर प्रोफेसर एडवर्ड सभी को पढ़ा रहे होते हैं, यानी कि उन्हें मैजिक के बारे में सिखा रहे होते हैं। और वो विल से कहते हैं कि वो सामने आए और मैजिक को परफॉर्म करे, पर विल के पास तो कोई भी मैजिक नहीं है। वो इसे करने का भी ट्राई करता है पर यहाँ पर कुछ भी नहीं होता। अरे यार क्या बकवास है, तुम इस अकेडमी की 6th ईयर तक पहुंच चुके हो पर फिर भी तुम एक नॉर्मल सा मैजिक नहीं कर पाते। और तभी उनकी क्लास का ही एक लड़का जिसका नाम है शियोन, वो अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल करता है। ये देखकर प्रोफेसर एडवर्ड उससे कहते हैं कि तुम अपने हिसाब से काम करना बंद करो शियोन। अरे मुझे माफ करना, मुझे तो ऐसा लगा कि इससे मैं इसकी हेल्प कर पाऊंगा। जैसे कि आप सभी ने देखा कि यहाँ पर मैजिक ही सब कुछ है और जिसके पास जितना ज्यादा मैजिक होता है उसके पास उतनी ही ज्यादा स्ट्रेंथ होती है और वो ही हीरो कहलाता है। जिसके बाद एडवर्ड विल को सुनाते हुए उससे कहते हैं कि जिसके पास मैजिक नहीं है उसे ये अकेडमी छोड़ देनी चाहिए। जैसे ही ये क्लास खत्म होती है तो शियोन अपने दोस्तों के साथ विल को परेशान करने के लिए बाहर आ जाता है और वो ये कहता है कि तुम्हारी आज की परफॉर्मेंस तो काफी अच्छी थी और हाँ मैंने ये भी सुना है कि तुम अब भी डंजन्स में जाती हो और वहाँ के कमजोर मॉन्स्टर्स को मारकर काफी सारे क्रेडिट हासिल करते हो। ये भी काफी अजीब काम है जो कि तुम्हारे ऊपर ही सूट करता है। लेकिन तभी कॉलेट यहाँ पर आ जाती है जो कि शियोन से कहती है कि तुम इसे परेशान करना बंद करो। अरे मैं इसे परेशान कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो बस इससे कह रहा हूँ कि इसे प्रोफेसर एडवर्ड की बात मान लेनी चाहिए और इस अकेडमी को छोड़ देना चाहिए। जाते हुए कॉलेट उसे समझाती है कि उसे शियोन की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और न ही प्रोफेसर एडवर्ड की। विल उससे कहता है कि सच में तुम काफी अच्छी हो और काफी क्यूट भी। अबे ओए ये तुम क्या कह रहे हो और तुम मुझे क्यूट कैसे कह सकते हो? क्या तुम सभी से ऐसी बातें करते हो? मुझे माफ करना, मुझे हमेशा से ही ये सिखाया गया है कि मुझे लड़कियों की तारीफें करनी है। जिसके बाद विल काफी आराम से आसमान को देखता है और वो ये कहता है कि आज का आसमान काफी अच्छा है। अरे हाँ तुम एकदम सही कह रहे हो, ये काफी अच्छा है और काफी वार्म भी। जिसके बाद हमें यहाँ के पास्ट के बारे में बताया जाता है कि यहाँ बस चारों तरफ डार्कनेस थी और सेलेस्टियल होस्ट का राज था और सारी दुनिया उससे डरा करती थी। लेकिन तभी 5 मैजिशियंस उसके खिलाफ खड़े हो गए जिन्होंने उसे आसमान में सील कर दिया और तभी से इस जगह पर काफी शांति है, यानी कि कोई भी डार्कनेस यहाँ पर नहीं है। और तभी से उन सभी को मैजिया वेंडर्स कहा जाने लगा जो कि इस दुनिया का सबसे हाईएस्ट टाइटल है। और फिर हमें विल का एक पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने बचपन की दोस्त एल्फेरिया के साथ खेल रहा होता है और ये दोनों ही काफी छोटे हैं और काफी क्यूट भी। एल्फेरिया उससे कहती है कि मैंने ऐसा सुना है कि आसमान में अपने अपने सन और मून होते हैं और जब हम इस आसमान से ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर एक काफी अच्छा सोलर सिस्टम भी है। साथ में वो ये भी कहती है कि अगर तुम उस नज़ारे को देखना चाहती हो जो कि यहाँ का सबसे खूबसूरत नज़ारा है तो तुम्हें उस टावर के सबसे ऊपर जाना होगा और ऐसा करने के लिए तुम्हें मैजिया वेंडर बनना होगा। तो चलो फिर हम दोनों इसे एक साथ देखेंगे और वो इसके लिए प्रॉमिस कर लेते हैं, एकदम पिंकी प्रॉमिस। कहानी दोबारा से प्रेजेंट में आती है जहाँ पर विल ये बताता है कि एल्फेरिया काफी टैलेंटेड थी और वो काफी छोटी उम्र में ही मैजिया वेंडर बन गई और इस टावर के काफी ऊपर पहुँच गई। पर मेरे पास कोई भी मैजिक नहीं था तो इसलिए मैं आज यहाँ पर हूँ। लेकिन अब भी मुझे वो प्रॉमिस याद है कि मुझे भी मैजिया वेंडर बनना है और एल्फेरिया के पास जाना है। इस तरफ विल के एक और प्रोफेसर उसे डंजन में जाने के लिए काफी ज्यादा डांट रहे होते हैं, पर साथ में वो ये कहते हैं कि चलो तुमने काफी अच्छा काम किया और इसके लिए मैं तुम्हें 2 क्रेडिट दे देता हूँ। ये सुनते ही विल और उसकी बिल्ली जिसका नाम है किकी, वो दोनों ही काफी खुश हो जाते हैं कि फाइनली उन दोनों ने कुछ क्रेडिट्स को अर्न कर लिया है। प्रोफेसर वर्क उससे कहते हैं क्या तुम अब भी मैजिया वेंडर बनने के सपने देख रहे हो, पर क्या ये सपने देखना गलत है? जिसके बाद वो ये कहते हैं कि तुम्हें इसके लिए अपर एकेडमी में जाना होगा और उसके लिए तुम्हें राइटिंग्स, मैजिक और स्पेल में काफी अच्छा होना पड़ेगा। लेकिन तुम्हारे पास कोई भी मैजिक नहीं है तो ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें कोई भी क्रेडिट ना मिले। तो हाँ इसलिए मैं मेहनत कर रहा हूँ ताकि मैं काफी जल्दी बहुत सारे क्रेडिट को हासिल कर पाऊँ। विल मैंने तुमसे पहले ही कहा है कि प्रैक्टिकल के क्रेडिट्स के दम पर आगे बढ़ना काफी मुश्किल है, पर मैं फिर भी ये करना चाहता हूँ। और अब विल ये चेक करने में लग जाता है कि कौन सा ऐसा मॉन्स्टर है जो कि उसे ज्यादा क्रेडिट दे सकता है। जिसके बाद प्रोफेसर वर्क उससे कहते हैं कि मैंने ऐसा सुना है कि डंजन के 6th फ्लोर पर एक और नया मॉन्स्टर अपीयर हुआ है जिसे अभी तक किसी ने भी मारा नहीं है। और ये सुनते ही विल उन्हें गले से लगा लेता है। अरे पाजी आपका शुक्रिया।
लेकिन ये सारी बातें शियोन ने भी सुन ली होती हैं और वो ये नहीं चाहता कि विल किसी भी तरह से इस मैजिक एकेडमी से पास आउट हो। सीन चेंज होते ही हम ये देखते हैं कि विल किकी के साथ उसी डंजन में आ जाता है और वो उससे कहता है कि तुम इस बार घबराना मत, क्योंकि मैं तुम्हें जलने नहीं दूंगा और मुझे तुम्हारी नाक पर पूरा भरोसा है और मैं एक बार पहले भी इस मॉन्स्टर से फाइट कर चुका हूँ, तो मुझे ज्यादा डर नहीं लग रहा है। शियोन भी अपने नल्ले दोस्तों के साथ यहाँ पर पहुँच चुका है और वो ये कहता है कि हम सारे मिलकर उस मॉन्स्टर को पहले ही जान से मार देंगे, जिससे विल के क्रेडिट पूरे नहीं होंगे और वो इस मैजिक एकेडमी से पास आउट नहीं कर पाएगा। पर शियोन, तुम्हें क्या लगता है कि ये एक अच्छा आइडिया है कि हम तीनों का यहाँ पर इस डंजन में 6th फ्लोर पर आना ये खतरे से खाली नहीं है? अभी ओए, तूने मुझे समझा क्या है? मेरे पास मैजिकल पावर्स हैं और मैं यहाँ पर सारा कुछ संभाल सकता हूँ। लेकिन तभी अचानक एक मॉन्स्टर शियोन के दोस्त को एक काफी जोर से मुक्का मारता है, जिससे वो काफी दूर जाकर गिरता है और दूसरे दोस्त की ये देखकर काफी फटनी शुरू हो जाती है। अयो अम्मा, बचा लो बचा लो। लेकिन विल ने भी इसकी आवाज सुन ली थी और वो भागते हुए इनकी तरफ जाता है, पर जाते ही वो ये देखता है कि शियोन एक मॉन्स्टर से फाइट कर रहा है और वो ये देखकर काफी डर जाता है कि ये तो एक काफी खतरनाक सेंटिनल है जो कि नीचे रहते हैं, पर ये यहाँ पर क्या कर रहा है? विल इस बात को देखकर और भी ज्यादा शॉक्ड होता है कि शियोन यहाँ पर क्या कर रहा है और उसके कोई भी स्पेल इस मॉन्स्टर के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। ये मॉन्स्टर धीरे धीरे शियोन की तरफ बढ़ रहा होता है और उसकी ये देखकर चड्डी टाइट हो रही होती है। विल ये सोचता है कि मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए, पर एक सेकंड, इस इंसान ने हमेशा ही मुझे बुली किया है और मुझे परेशान किया है, तो क्या मैं इसे ऐसे ही छोड़कर यहाँ से भाग जाऊँ? पर तभी उसे एल्फेरिया की बात याद आती है, जिसने उससे कहा था कि विल तुम काफी अच्छे हो, और साथ में वो उसे ग्लासेस भी देती है। अब विल ने उसके दिए हुए ग्लासेस पहन लिए थे और वो ये कहता है, एल्फी, मैं ये जानता हूँ कि मैं बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं हूँ, मैं बस ये चाहता हूँ कि मैं किसी तरह तुम्हारे पास तक आ जाऊँ। अब जैसे ये मॉन्स्टर शियोन के ऊपर अटैक करता है तो विल उसके सामने आ जाता है और उसको रोक लेता है। इस तरफ प्रोफेसर एडवर्ड प्रोफेसर वर्क से कहते हैं कि मैंने ये सुना है कि शियोन अपने चमचों के साथ में उस डंजन में जा चुका है, तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम अपने फैमिलियर को वहाँ पर भेजो ताकि उन सभी को सही सलामत यहाँ पर वापस लाया जा सके। जिसके बाद प्रोफेसर वर्क अपने क्रिस्टल का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर वो ये देखते हैं कि विल इस मॉन्स्टर के साथ में काफी खतरनाक फाइट कर रहा है और इसने उसकी एक उंगली भी काट दी है, जिससे इस मॉन्स्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और ये विल के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक भी करता है, पर विल इससे बच जाता है। जिसके बाद ये मॉन्स्टर उसके ऊपर पत्थरों से भी अटैक करता है, पर विल काफी फुर्ती से उसके पास जाता है और उसे इंजर्ड करने में कामयाब हो जाता है। शियोन की ये सारा कुछ देखकर काफी फट जाती है और वो ये सोचता है, क्या सच में ये वही विल है जिसको मैं जानता हूँ? प्रोफेसर एडवर्ड भी विल की इस फाइट को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और वो ये कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। प्रोफेसर वर्क उससे कहते हैं कि विल एक आउटलायर है जिसके पास काफी ज्यादा स्ट्रेंथ है, जो कि मैजिक से भी काफी ऊपर है और वो जिस अटैक को एक बार देख लेता है उसे काफी आसानी से मेमोराइज कर सकता है। इस तरफ विल ने इस मॉन्स्टर को काफी गंदी तरह से पेलना शुरू कर दिया है, यहाँ तक कि वो इसका एक हाथ भी काट देता है। प्रोफेसर वर्क ये बताते हैं कि हमारी इस दुनिया में जहाँ पर मैजिक ही सब कुछ है, वहाँ पर विल ही अकेला एक स्वॉर्ड्समैन है जिसकी स्पीड लाइट की जैसी है। जिसके बाद ये सेंटिनल अपने मैजिक से विल पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर विल ने उसकी स्वॉर्ड उठा ली थी और वो इसके ऊपर एक ही स्लैश करता है, जिससे ये वाला मॉन्स्टर यहीं पर धाराशाही हो जाता है, यानी कि मारा जाता है। प्रोफेसर एडवर्ड ये सारा कुछ देखकर काफी हैरान थे और वो ये कहते हैं कि इसका मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि जिस बच्चे के पास कोई भी मैजिक नहीं है वो मैजिक से भी काफी ऊपर है। ये बोलते ही वो यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन भाई प्रोफेसर वर्क विल के इस काम से काफी खुश हैं और वो उसे 10 क्रेडिट्स दे देते हैं, जिससे विल भी काफी खुश हो जाता है। फिर हमें 5 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये सभी लोग विल को परेशान कर रहे होते हैं और वो ये कहते हैं कि इसके पास तो कोई भी मैजिकल पावर्स नहीं है, तो ये यहाँ पर क्या कर रहा है? इसे बस यहाँ पर इसलिए लाया गया था ताकि मैजिया वेंडर एल्फेरिया को यहाँ पर लाया जा सके। ये तो बस एक चारा था, यानी कि इसका अब यहाँ पर कोई भी काम नहीं है। जिसके बाद प्रोफेसर वर्क विल को लेकर हेडमास्टर के पास आ जाते हैं और वो विल के हाथों में एक स्वॉर्ड पकड़ा देती हैं और उसके ऊपर मैजिक से अटैक करती हैं, पर विल अपनी स्वॉर्ड से उनके सारे के सारे मैजिक को ही काट देता है। प्रोफेसर वर्क ये देखकर काफी हैरान थे कि विल ने ऐसा कैसे किया और वो इस बात की परमिशन दे देती हैं कि विल इस एकेडमी में रह सकता है। प्रोफेसर वर्क ये कहते हैं, पर इसे तो कोई भी मैजिक इस्तेमाल करना नहीं आता। ये सब मैं जानती हूँ, पर मैं ये देखना चाहती हूँ कि एक स्वॉर्ड एक मैजिक वॉन्ड की जगह कैसे लेगी। विल भी ये सारा कुछ सुनने के बाद इमोशनल हो जाता है और वो ये कहता है, क्या मैं इस एकेडमी में रह सकता हूँ और क्या मैं स्ट्रॉन्ग बनने के बाद एल्फेरिया तक जा सकता हूँ, यानी कि उस टावर के ऊपर। फिर हमारी कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर प्रोफेसर वर्क ये बता रहे होते हैं,
अगर तुम एक मैजिक वेंडर बनना चाहते हो तो इसके लिए पहले तुम्हें हायर एकेडमी में जाना होगा और फिर तुम इस टावर के ऊपर जाकर मैजिया वेंडर बन सकते हो। लेकिन वहाँ पर जाने के सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो आप अपना एक न्यू मैजिक इन्वेंट करो या फिर आपके पास इस एकेडमी में 7200 से भी ज्यादा क्रेडिट्स होने चाहिए। और ऐसे बहुत ही कम लोग रहे हैं जिन्होंने पहले मेथड से ऊपर जाने का ट्राई किया है, यानी कि वो मैजिया वेंडर बने हैं, वरना तो ज्यादातर लोग सेकंड मेथड का ही इस्तेमाल करते हैं। पर मैं ये बात जानता हूँ कि तुम में से कोई भी यहाँ से पास आउट नहीं होगा और हायर इंस्टीट्यूट जाने की तो बात छोड़ी दो। बाहर आने के बाद कॉलेट विल से पूछती है, क्या हुआ, आज प्रोफेसर वर्क की क्लास काफी स्ट्रेसफुल थी, क्यों, है ना? हाँ, वो तो बस ऐसे ही। पर मैं इस बात से काफी खुश हूँ कि प्रोफेसर वर्क हमारे लिए एक्स्ट्रा क्लासेस ले रहे हैं। फिर हमें शियोन के नल्ले दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि इसी बारे में बातें कर रहे होते हैं कि शियोन ने ही उस डंजन में उस काफी खतरनाक मॉन्स्टर को जान से मारा है। पर वो पीछे बैठे हुए ये सोचता है कि ये सारा कुछ सच नहीं है, वो सारा कुछ मैंने नहीं किया, वो विल ने किया था। अब जैसे ही विल उसके सामने से निकलता है तो शियोन को काफी गुस्सा आ जाता है और वो उसका कॉलर पकड़ लेता है। कॉलेट उसे दूर करती है, ये तुम क्या कर रहे हो? और शियोन यहाँ से चला जाता है। कॉलेट विल से पूछती है, क्या तुम्हारी और शियोन के बीच में कुछ चल रहा है, क्या कुछ गड़बड़ है? सीन चेंज होते ही हम ये देखते हैं कि प्रोफेसर एडवर्ड हेडमास्टर से ये कह रहे होते हैं कि हमें विल को यहाँ से निकाल देना चाहिए क्योंकि उसके पास कोई भी मैजिक नहीं है, वो तो बस एक स्वॉर्ड्समैन है। लेकिन ये विल को यहाँ से निकालने से मना कर रही होती हैं और वो ये कहती हैं कि विल ने राइटिंग्स में काफी अच्छा परफॉर्म किया है और क्या हुआ अगर उसके पास मैजिक नहीं है, उसके अलावा भी वो काफी अच्छा है। और वैसे भी हमारी एकेडमी का ये मोटो है कि हम ऐसे बच्चों को ग्रेजुएट करें जो कि पढ़ने में काफी अच्छे हों। और साथ में वो ये कहती हैं, प्रोफेसर एडवर्ड, अगर आपको भी किसी बात पर यकीन नहीं है तो आप उसका एक टेस्ट ले सकते हो, अगर वो उस टेस्ट में पास नहीं हुआ तो आप जो चाहे वो कर सकते हो। विल और कॉलेट पढ़ने के लिए आ जाते हैं जहाँ पर विल आराम से अपने नोट्स बना रहा होता है। कॉलेट उससे पूछती है कि ये वाले नोट्स कैसे हैं? मैं ये सारा कुछ डॉर्फ की फाइट के बारे में लिख रहा हूँ। अरे वाह, तुम तो राइटिंग्स में मुझसे काफी अच्छे हो। जिसके बाद कॉलेट उसे समझाती है कि तुम्हें अपने ऊपर ज्यादा प्रेशर देने की जरूरत नहीं है। पर विल उससे कहता है, देखो कॉलेट, मैं ये नहीं चाहता कि मेरा एक भी क्रेडिट माइनस हो क्योंकि मुझे अपर इंस्टीट्यूट में जाना है, तो उसके लिए मुझे मेहनत करनी होगी। लेकिन तभी प्रोफेसर एडवर्ड यहाँ पर आ जाते हैं जो कि विल से कहते हैं कि तुम मेरे साथ चलो स्पेल हॉल में। अब ये दोनों स्पेल हॉल में आ जाते हैं जहाँ पर प्रोफेसर एडवर्ड उससे कहते हैं कि चलो मैं तुम्हारा एक टेस्ट लेने वाला हूँ और तुम्हें मुझे छूना है। तुम इस बात के लिए मना भी नहीं कर सकते, पर अगर तुमने मुझे छू दिया तो मैं तुम्हें 5 स्पेल क्रेडिट्स दूंगा। लेकिन अगर तुम फेल हुए तो तुम्हें इस एकेडमी से बाहर निकाल दिया जाएगा। तुम्हारे पास कोई भी टैलेंट नहीं है और न ही कोई मैजिक, तो तुम्हें यहाँ रहने का कोई भी हक नहीं है। और इन्होंने प्रोफेसर वर्क को भी यहाँ पर बुलाया होता है ताकि वो भी इन दोनों की फाइट को देख पाएं। पर ये उनसे कहती है कि तुम्हें इन दोनों के बीच में कोई भी दखल अंदाजी नहीं करनी है। और जब तुम पहली बार मेरे पास आए थे तो मैंने तुम्हारी रिक्वेस्ट पर विल को यहाँ पर रख लिया था और इस बार मैंने प्रोफेसर एडवर्ड की रिक्वेस्ट मानी है क्योंकि वो ये देखना चाहते हैं कि विल के अंदर ये काबिलियत है या फिर नहीं कि वो एक मैजिया वेंडर बन सकता है। यहाँ पर विल का ये टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। प्रोफेसर वर्क ये कहते हैं, पर आपने इस टेस्ट के लिए प्रोफेसर एडवर्ड को ही क्यों चुना? आप जानती हो ना कि वो उस टावर के टॉप पर जा चुके थे। क्या हुआ अगर वो मैजिया वेंडर नहीं बने? पर विल के लिए उनका सामना करना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। जिसके बाद विल भागते हुए जाता है ताकि वो प्रोफेसर एडवर्ड की एक लात मार सके, पर उन्होंने पहले ही अपना बैरियर एक्टिवेट कर लिया है और वो विल को काफी जोर से नीचे पटक कर मारते हैं। सच में ये काफी स्ट्रॉन्ग हैं क्योंकि ये कोई भी स्पेल चांट नहीं कर रहे हैं और मुझे इनके ऊपर अटैक करने का कोई भी मौका नहीं मिल रहा है। एडवर्ड उससे कहते हैं कि अब मैं तुम्हारे ऊपर बस 2 ही स्पेल इस्तेमाल करने वाला हूँ, पहला तुम्हें जलाने के लिए और दूसरा तुम्हारे अटैक से खुद को बचाने के लिए। वैसे भी अगर तुम 1000 स्पेल्स को याद नहीं रख सकते तो तुम्हें कोई एक ऐसा स्पेल मास्टर करना होगा जिसके सामने कोई भी टिक ना पाए। विल इन सारे अटैक से बचने की कोशिश कर रहा होता है पर प्रोफेसर एडवर्ड उसे पटक पटक कर मार रहे होते हैं। मैं ऐसे में इन्हें हरा नहीं सकता, मुझे अपनी स्वॉर्ड चाहिए। विल की हालत ऑलरेडी ही काफी खराब हो चुकी है। जिसके बाद कीकी कॉलेट के पास आती है और उसकी ड्रॉर की तरफ इशारा करती है। कॉलेट ये देखकर समझ जाती है कि पक्का विल की सिचुएशन काफी वर्स्ट है। क्या तुम ये बात जानते हो कि उन डॉर्स ने 10,000 लोगों की एक सेना इकट्ठी की थी और वो सारे ही एक छड़ी के आगे हार गए? तो तुम अपने मन से ये ख्याल निकाल दो कि तुम एक मैजिया वेंडर बन सकते हो। लेकिन भाई ये सारी बातें सुनने के बाद विल को काफी गुस्सा आ रहा होता है और वो ये कहता है
कि मैंने एल्फेरिया से वादा किया है कि मैं उससे प्यार करता हूँ और मुझे उसके पास तक आना है, तो इसलिए मुझे मैजिया वेंडर बनना होगा। अगले ही पल हम ये देखते हैं कि कॉलेट विल को उसकी स्वॉर्ड दे देती है और जैसे ही विल को ये स्वॉर्ड मिलती है तो वो प्रोफेसर एडवर्ड के सारे ही मैजिकल अटैक्स को काटना शुरू कर देता है। उनकी ये देखकर काफी फट गई थी कि ये बच्चा ऐसे कैसे कर सकता है। गुस्से में आने के बाद प्रोफेसर एडवर्ड विल के आसपास काफी सारी फायर की वॉल बना देते हैं। विल को ऐसा लगता है कि शायद से मैं दोबारा काफी बुरी तरह से आग में जलने वाला हूँ, पर मेरे पास पीछे हटने का कोई भी रास्ता नहीं है। जिसके बाद एडवर्ड विल के ऊपर मल्टी स्पेल से अटैक करते हैं, पर वो इनसे बचता हुआ काफी फुर्ती से आगे जा रहा होता है और साथ में वो ये सोचता है कि डॉर्फ की उस फाइट में ये भी हुआ था कि जब सारे डॉर्फ मारे गए थे तो डॉर्फ के जर्नल ने हार नहीं मानी और वो सामने वाले बंदे पर सिंगल अटैक करने में कामयाब हुए। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि विल प्रोफेसर एडवर्ड के सारे अटैक से बचता हुआ ऊपर कूदता है और काफी तेजी से नीचे आते हुए उनके बैरियर को तोड़ देता है और उनके चेहरे पर एक कट लगाने में कामयाब हो जाता है। एडवर्ड उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें स्पेल के 5 क्रेडिट्स देता हूँ। ये बोलते ही वो यहाँ से चले जाते हैं। पर जैसे ही कॉलेट यहाँ पर आती है वो ये देखती है कि विल की हालत काफी खराब हो चुकी है और उसकी बॉडी से काफी खतरनाक धुआं बाहर निकल रहा है। और फिर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम एल्फेरिया को देखते हैं जो कि विल से बातें कर रही होती है और वो ये कहती है कि मुझे यहाँ से जाना होगा, पर तुम एक काफी अच्छे इंसान हो। विल भी उससे कहता है कि तुम यहाँ से जा रही हो, भले ही मैं मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता, पर एक दिन मैं उस टावर के ऊपर आ जाऊंगा तुमसे मिलने के लिए और मैं तुमसे ये भी वादा करता हूँ कि हम दोनों सनसेट को एक साथ देखेंगे। एल्फेरिया उससे कहती है कि मैं भी तुम्हारा इंतजार करूंगी। जिसके बाद हम विल को देखते हैं जो कि थोड़ा बहुत काम भी करता है, पर टकराने की वजह से उसके सारे न्यूज़पेपर हवा में उड़ जाते हैं। लेकिन वो अपनी स्पीड से सबको कलेक्ट कर लेता है, लेकिन एक नीचे गिरा हुआ है जिसके ऊपर एल्फेरिया के बारे में काफी कुछ लिखा होता है कि उसने खुद से ही 12 मैजिकल स्पेल कास्ट किए हैं, यानी कि बनाए हैं। और वो भागते हुए फ्रॉस्टी के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम मेरे लिए कुछ मैजिकल आइटम्स बना सकते हो, पर तुम इतनी जल्दी में क्यों। जिसके बाद विल उसे सारा कुछ काफी अच्छे से एक्सप्लेन करता है और वो ये कहता है कि मैं 6th फ्लोर पर जा रहा हूँ और मुझे तुम्हारी मैजिकल आइटम्स की नीड भी पड़ने वाली है। रोस्टी उसे बन खिलाकर उसे कहता है कि तुम अपना ध्यान रखना। फिर हमें ये दिखाया जाता है कि द ग्रेट क्वीन मेज मर्सिडीज ने ये कहा है कि वो सर्कल डंजन से आया है, तो तुम अपने मैजिक का इस्तेमाल करो और साथ में अपने विजडम का, ताकि तुम उन डंजन्स को काफी आराम से क्लियर कर पाओ। अब हमें उस डंजन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये सारे लोग पहुँच चुके हैं और साथ में शियोन भी, और वो इन सारे के सारे फ्रॉस्ट वॉकर्स को काफी आराम से सबक सिखा रहा होता है। लेकिन वो ये सोचता है कि ये उसके सामने कुछ भी नहीं है, उसने तो इससे भी खतरनाक चीज को हराया था। विल भी शियोन को नोटिस कर लेता है और वो ये सोचता है कि सच में शियोन काफी कमाल का है, पर अगर ये यहाँ पर ऐसे खड़ा हुआ है तो शायद से मेरे लिए यहाँ पर कोई भी मॉन्स्टर नहीं है, तो मुझे और भी नीचे जाना होगा। यहाँ पर कुछ मॉन्स्टर्स एक लड़की को जान से मारने वाले होते हैं। तभी अचानक से विल यहाँ पर आ जाता है जो कि इन सभी को एक ही झटके में खत्म कर देता है। वो लड़की विल को देखकर काफी हैरान थी कि अभी यहाँ पर क्या हुआ, क्या तुमने मैजिक की जगह पर स्वॉर्ड का इस्तेमाल किया। इस तरफ क्लासरूम में प्रोफेसर वर्क इन सभी को ये बता रहे होते हैं कि अगर आप सब एक नया मैजिक क्रिएट कर लेते हो तो आप काफी आराम से उस टावर के ऊपर जा सकते हो और साथ में इतिहास में भी आपका नाम दर्ज हो जाएगा। तभी रोज उनसे पूछती है कि प्रोफेसर, आज जो एल्फीरिया के बारे में न्यूज़पेपर में आया है, इसका मतलब तो ये है कि वो काफी कमाल की हैं। अरे हाँ, ये बात सच है कि वो काफी कमाल की है क्योंकि उसने एक साथ 12 मैजिक को बनाया है और ये चीज काफी रेयर है। और साथ में वो ये बताते हैं कि इसीलिए आगे चलकर एल्फेरिया को द ग्रेटेस्ट मेज कहा जाएगा। कहानी दोबारा से डंजन में आती है जहाँ पर ये लड़की विल से बातें कर रही होती है और वो ये कहती है कि आप मेरी सीनियर हो। विल उससे पूछता है कि तुम मुझे ये क्यों कह रही हो। वो ये कहती है कि मैं 4th ईयर में हूँ और आप 6th में, पर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो ये कहती है कि मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ ताकि मैं स्काई को बचा पाऊँ। जिसके बाद विल हमें ये बताता है कि जो स्काई हम देखते हैं वो असली नहीं है, वो तो बस मैजिक से बना हुआ है, यानी कि वो बस एक बैरियर है जिसे कि मैजिया वेंडर्स ने बनाया है। और जब ये बैरियर फेल हो जाएगा तो चारों तरफ दोबारा से अंधेरा छा जाएगा। जिसके बाद ये लड़की विल को बताती है कि वो पहले एक बार लेडी एल्फेरिया से मिल चुकी है और वो काफी कमाल की हैं। ये तब की बात है जब वो एक डंजन में थी और उसे चारों तरफ से काफी सारे मॉन्स्टर्स ने घेर लिया था और तभी लेडी एल्फेरिया ने उसकी जान बचाई। प्रेजेंट में वो ये कहती है कि मैं लेडी एल्फेरिया के लिए कुछ भी कर सकती हूँ और मैं उन्हीं के ऑर्डर्स की वजह से यहाँ पर आई हूँ, पर मुझे कोई भी फ्रॉस्ट वॉकर नहीं मिला। लेकिन विल अपने आसपास काफी अच्छे से चेक करता है और वो ये कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे आसपास कोई न कोई फ्रॉस्ट वॉकर है। पर ये लड़की इस बात को देखकर काफी हैरान थी कि विल के पास कोई भी मैजिकल पावर्स नहीं है
और वो बिना मैजिक के इसका पता कैसे लगा सकता है। विल उससे कहता है कि भले ही मेरे पास मैजिक नहीं है पर मेरे पास विजडम नॉलेज है और काफी कुछ है जो कि बिना मैजिक के भी मेरे काम आ सकता है। लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर एक मॉन्स्टर आ जाता है जिसका नाम है फ्रॉस्ट रेक्स और इसे मारने पर 6 क्रेडिट्स मिलते हैं। अब ये मॉन्स्टर दोबारा से उन दोनों पर अटैक करता है पर विल ने उसे बचा लिया था, जिसके बाद वो इस लड़की को यहाँ पर छोड़कर उससे फाइट करने के लिए चला जाता है। लेकिन एरिस उसे आगे जाने से मना कर रही होती है। वो ये कहती है कि ये मॉन्स्टर काफी खतरनाक है और इसके ऊपर कोई भी फिजिकल अटैक काम नहीं करेंगे और अगर गलती से तुमने इसे छू दिया तो तुम फ्रीज भी हो सकते हो। तुम इसके बारे में चिंता मत करो, मैं पहले भी ऐसे काफी सारे मॉन्स्टर्स को हरा चुका हूँ। जिसके बाद ये रेक्स विल पर अटैक करने का ट्राई करता है पर विल इससे बच जाता है और वो काफी फुर्ती से आगे जा रहा होता है। जब इस रेक्स को विल कहीं भी नजर नहीं आता तो वो यहाँ वहाँ अटैक्स करना शुरू कर देता है। एरिस और कीकी उससे बचकर एक चट्टान के पीछे छुप जाते हैं और अब विल भागते हुए जाता है और एक मैजिकल आइटम को इस मॉन्स्टर के ऊपर लगा देता है और इसे चारों तरफ से रस्सियों से बांध देता है। और वो ये कहता है कि मैं इस बात को काफी अच्छे से जानता हूँ कि ऐसे मॉन्स्टर्स फायर के अगेंस्ट काफी कमजोर होते हैं, तो हम इन्हें ब्लास्ट से भी उड़ा सकते हैं। ये फ्रॉस्ट रेक्स उसके ऊपर ठंडी हवाएं फेंकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी विल इस रस्सी में आग लगा देता है जिससे रोस्टी के बनाए हुए सारे के सारे मैजिकल आइटम्स आग पकड़ लेते हैं और यहाँ पर एक काफी जोरदार धमाका होता है जिससे ये फ्रॉस्ट रेक्स यहीं पर मारा जाता है। लेकिन तभी आयरिस की पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है और वो ये कहती है कि ये वही लड़का है जिसके बारे में मैंने अफवाहों में सुना है, पर मैं इसके बारे में रिपोर्ट्स कैसे दूं? ये तो उन अफवाहों से काफी अलग है। पर फाइनली इन दोनों को वो कोर मिल चुका है, जिसके बाद आयरिस दोबारा से इस टावर के ऊपर आ जाती है और वो ये सोचती है कि भले ही उसके पास मैजिक नहीं है पर वो मैजिक की कमी को अपनी सूझबूझ से पूरा कर सकता है और वो सच में एक कमाल का स्वॉर्ड्समैन है। अगले सीन में हम ये देखते हैं कि आयरिस अभी की मैजिया वेंडर्स के पास आ जाती है और वो ये कहती है क्या मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया? अरे नहीं, ऐसा नहीं है, हम तो बस एक मीटिंग कर रहे थे क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि अगर बैरियर टूट गया तो चारों तरफ अंधेरा छा जाएगा। जियो कहता है कि वो सारे सेलेस्टियल्स हमसे फाइट करने के लिए कभी भी रेडी हो सकते हैं और हमारे पास इतने लोग नहीं हैं कि हम उनका सामना कर पाएं। एलनोर ये कहती है तो इसलिए हमें काफी सारे इलाइट मेजेस चाहिए ताकि हम वक्त आने पर उनका इस्तेमाल कर पाएं। सुनो एरिस, क्या तुम्हें कोई ऐसा मिला जो कि हमारे काम आ सकता है? और वो ये कहती है कि जब मैं नीचे गई तो मेरी मुलाकात एक ऐसे इंसान से हुई जो कि मैजिक का इस्तेमाल नहीं करता पर फिर भी वो आपके काफी काम आ सकता है। उसका नाम है विल। पर ये सारे विल को यहाँ पर बुलाने से थोड़े से हिचकिचा रहे होते हैं। कैरियट ये कहता है कि वैसे भी ग्रैंड मेजिया फेस्टिवल आ रहा है, हम इसके बारे में बाद में सोचेंगे। ये बोलते ही वो सारे के सारे मेजिया वेंडर्स यहाँ से निकल जाते हैं पर अब भी एल्फेरिया सो रही होती है। आयरिस उनसे कहती है कि आपने जिस इंसान के बारे में मुझसे कहा था वो इंसान सच में काफी कमाल का है। विल का हासिल किया हुआ ये कोर भी एल्फेरिया के पास आ जाता है और वो ये कहती है कि विल, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। जिसके बाद विल हमें बताता है कि उनकी मैजिकल एकेडमी में उन्हें 12,000 पॉइंट्स मिलते हैं जिनमें से उन्हें 7,200 पॉइंट्स कलेक्ट करने होते हैं और इससे ही वो मैजिया वेंडर्स बन सकते हैं। एकेडमी के अंदर कॉलेट और शियोन अपना टेस्ट दे रहे होते हैं और ये दोनों ही काफी आराम से अपने गोलम्स को हरा देते हैं। जिसके बाद हमें ये पता लगता है कि शियोन के पास 9,000 से भी ज्यादा पॉइंट्स हैं और कॉलेट के पास कम से कम 7,000 से ज्यादा। अब बारी आती है विल की और सारे लोग उसका मजाक बना रहे होते हैं और उसे मैजिक इस्तेमाल करने के लिए कहते हैं पर ये गोलम विल को काफी दूर फेंक कर मारता है क्योंकि वो मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकता। और अब यहाँ पर इस एकेडमी के टॉप 3 स्टूडेंट्स आ जाते हैं जिनका नाम है लियाना, जूलियस और विग। जूलियस इन दोनों से कहता है कि मैं तुम्हें मैजिया वेंडर्स बनने के लिए चैलेंज करता हूँ और वो अपने आइस मैजिक से एक फ्लावर बनाता है और इन दोनों को ही चैलेंज कर देता है। पर भाई ये दोनों भी कम नहीं होते, ये भी अपने मैजिक का प्रदर्शन करते हुए उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। सारे बच्चे ये देखकर काफी खुश थे कि अब काफी मजा आने वाला है। विल इस बात को लेकर परेशान है कि इस एकेडमी के अंदर लोगों के पॉइंट्स देखे जाते हैं, न कि उनकी एबिलिटीज। मैं इस एकेडमी में 6th ईयर तक आ चुका हूँ पर मेरे पास क्रेडिट्स काफी कम है, वो बस 5,405 हैं। सीन चेंज होते ही कॉलेट विल को ये समझाती है कि तुम्हारे पास पॉइंट्स काफी कम है और तुम्हारे पास बस एक ही चांस है कि तुम ग्रैंड मेजिया फेस्टिवल में चुने जाओ। हाँ, मैं भी इस बात को जानता हूँ और ये एक ऐसा फेस्टिवल है जो कि इस एकेडमी में 2 सालों में एक बार करवाया जाता है। साथ में वो ये कहती है कि मैं तुम्हें एक बात और बता दूं कि इस जगह पर 4 फैक्शंस हैं जो कि अभी की मैजिया वेंडर संभालते हैं। अगर इन चारों में से किसी एक ने भी तुम्हें चुन लिया तो तुम टावर में जा सकते हो, पर वो सारे मैजिक के दम पर ही किसी को चूज करेंगे। पर मेरे पास तो कोई भी मैजिक नहीं है तो मैं उन्हें इम्प्रेस कैसे करूँगा? विल उससे कहता है अगर मैं गलती से भी इस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करता हूँ तो ये एक एथलीट फेस्टिवल बन
समझाएगा। और तुम्हें सेकंड ईयर का कंपटीशन तो याद होगा, जब मैंने उसके अंदर पार्टिसिपेट किया था तो सभी लोगों ने मेरा काफी गंदा मजाक बनाया था और मेरी काफी ज्यादा बेइज्जती भी हुई थी। बाहर ये सारे बच्चे भी फेस्टिवल की तैयारियां कर रहे होते हैं। कॉलेट उन्हें देखकर ये कहती है कि लगता है वो फेस्टिवल काफी नजदीक आ चुका है। वो विल को समझाते हुए उससे ये कहती है कि ग्रैंड मेजिया फेस्टिवल काफी इम्पोर्टेंट है, जहाँ पर तुम अपनी स्किल्स को दिखा सकते हो और तुम्हारे पास एक काफी अच्छा मौका है जहाँ पर तुम सभी के सामने अपनी स्किल्स को रख पाओगे। पर मुझे मैजिक यूज करना नहीं आता तो मैं उन सबको क्या दिखाऊंगा। और तभी कॉलेट को एक लॉकर के पास से एक बैरियर महसूस होता है और वो इसे रिलीज कर देती है और यहाँ से नीचे जाने का एक काफी लंबा रास्ता होता है। ये दोनों वहाँ जाते हैं। वो ये चेक करते हैं कि इस जगह पर काफी सारे बच्चे हैं जो कि इस बात पर बेट लगा रहे हैं कि ग्रैंड मेजिया फेस्टिवल में कौन जीतने वाला है। कॉलेट उन्हें देखकर ही कहती है कि भले ही कोई टीचर इस लॉकर रूम के पास नहीं आता, पर इन सभी को ये सारा कुछ करने का कोई भी हक नहीं है। लो भाई शियोन भी यहीं पर है, जो कि विल को नोटिस कर लेता है और वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। कॉलेट उसके सामने आती है, अगर तुमने दोबारा से इससे बदतमीजी से बात की तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी, समझे। कॉलेट उससे पूछती है, पर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि तुम यहाँ पर बेट लगाने के लिए आए होंगे। पीछे से ये छपरी ये बोलते हैं, अरे हाँ, हमारा ये दोस्त यहाँ पर इसलिए नहीं आया है कि उसे चिंता है कि वो इन सभी से पीछे है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे ही विल अपनी क्लास खत्म करके यहाँ से जा रहा होता है तो कॉलेट उससे पूछती है, अगर तुम इसके बाद डंजन में जा रहे हो क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ? अरे नहीं, मुझे थोड़ा सा काम है, और वो यहाँ से निकल जाता है। अगली सीन में हम विल को देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट में काम कर रहा होता है, जहाँ पर काफी सारे ह्यूमंस हैं और साथ में डॉग्स भी, जो कि आराम से खाना पीना कर रहे होते हैं। वैसे विल तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? विल उससे कहता है कि मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिली है और मुझे ट्यूशन की फीस भी देनी होती है, तो इसलिए मैं सुबह में न्यूज़पेपर बांटता हूँ और शाम को रेस्टोरेंट में काम करता हूँ। अबे ओए छपरी, चल अच्छे से काम कर, वो देख तेरा दोस्त कितना ज्यादा काम कर रहा है। लेकिन तभी रोस्टी भी विल की हेल्प करने के लिए यहाँ पर आ जाता है और वो ये कहता है कि बिना मैजिक के काम करना मेरे लिए काफी अलग है, पर तुम्हारे लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। ये मोटी लेडी विल से कहती है कि वैसे मेरे एक वर्कर ने काम छोड़ दिया है, तो तुम मेरे लिए कोई दूसरा बंदा ढूंढो। लेकिन ये सारे बंदे विल को चेयर अप करते हुए उससे ये कहते हैं, अरे ओए ये हमारा भाई है, ये एक साथ दो काम कर सकता है, क्यों है ना विल। जैसे ये सारे बंदे यहाँ से चले जाते हैं तो रोस्टी विल से कहता है कि तुम इन डॉग्स के साथ काम करते हो, पर तुम्हें यहाँ पर काफी कम पैसे मिलते हैं, तो तुम्हें इसके बारे में प्रोफेसर वर्क से बात करनी चाहिए। विल उससे कहता है कि वो ऑलरेडी ही मेरे लिए काफी कुछ करते हैं, तो मैं उन्हें और भी ज्यादा तकलीफ देना नहीं चाहता, और वैसे भी ये सारे ड्वार्फ्स मुझे काफी अच्छे लगते हैं और मेरा इनके साथ काफी अच्छे से टाइम भी पास हो जाता है। लेकिन तभी जूलियस की यहाँ पर एंट्री हो जाती है, जो कि विल को यहाँ पर देखता है। रोस्टी उससे पूछता है, क्या ये भी तुम्हारी ही एकेडमी से हैं? जूलियस उससे कहता है, अच्छा विल, क्या तुम भी यहीं पर काम करते हो? तुम्हारे लिए ये काम काफी सूट करता है, वैसे भी तुम्हारे पास कोई भी टैलेंट नहीं है। और साथ में वो डॉर्स की भी बेइज्जती करता है। डोनन उसे काफी गुस्से से देखते हैं। जूलियस उससे कहता है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? वैसे भी तुम दूसरी दुनिया से यहाँ पर भाग कर आए हो और हमने तुम्हें जगह दी है, तो तुम्हारी जगह हमसे काफी नीचे है। जिसके बाद विल हमें ये बताता है कि आज से बहुत साल पहले जब सेलेस्टियल होस्ट ने डॉर्फ की दुनिया को तबाह कर दिया था, तो वो सारे भागकर यहाँ पर आ गए थे, पर इस जगह पर उन्हें बिल्कुल भी इज्जत नहीं मिलती। अगर वो गलती से किसी मैजिशियन पर उंगली भी उठा देते हैं तो इसका खामियाजा सारे के सारे डॉर्स को भुगतना पड़ता है। रोस्टी उसके पास खाना लेकर जाता है, पर अब भी जूलियस डॉर्स का मजाक बना रहा होता है। वो ये कहता है कि इन सभी को यहाँ से भेज दो। ये बातें सुनते ही विल को काफी गुस्सा आ जाता है और वो जूलियस से ये कहता है कि तुमने अभी जो कहा वो सारे वर्ड्स वापस लो। शायद तुम इस बात को नहीं जानते कि डॉर्स काफी मेहनती होते हैं और वो जो भी करते हैं वो अपने दम पर करते हैं। ओह अच्छा, अब तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे क्या बोलना है क्या नहीं, तो लो फिर तुम ही इसे खाओ। जूलियस के साथी विल को धमकाने का ट्राई करते हैं, लेकिन विल उन दोनों को पकड़कर सीधा जमीन में लिटा देता है, जिससे वो दोनों बेहोश हो जाते हैं और थोड़ी सी लेकर जूलियस पर आ जाती है। आज काफी टाइम के बाद किसी ने मुझसे ऐसा कहा है, तो चलो देखते हैं कि किस में कितना दम है। और जूलियस विल के ऊपर अटैक करना शुरू करता है, लेकिन विल उससे बचता हुआ पीछे हो जाता है। लेकिन जूलियस ने उसे पकड़ लिया था और वो उसके चेस्ट में एक रोज बनाते हुए उसे टॉर्चर करना शुरू कर देता है। पर जूलियस ये देखकर काफी हैरान था कि विल को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है। वो ये कहता है कि मैं तुम्हें अभी के लिए छोड़ रहा हूँ, पर मैं तुम्हें ग्रैंड मेजिया फेस्टिवल में देखूंगा और यही वो टाइम होगा जब मैं तुम्हें सभी के सामने बेइज्जत करूंगा। विल भी उसकी कैद से आजाद हो जाता है और उसकी वॉन्ड को पकड़ते हुए ये कहता है कि मैं भी इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी हूँ। ओह अच्छा, अगर मैं जीता तो मैं तुम्हें इस एकेडमी से बाहर निकलवा दूंगा। ठीक है, पर अगर मैं जीता तो तुम्हें डोनन और बाकी के सारे डॉर्स से माफी मांगनी होगी।
अब अगले सीन में हम ये देखते हैं ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल स्टार्ट हो चुका है और ये एकदम सेम टू सेम हैरी पॉटर के जैसा लग रहा होता है। जैसे कि उसमें क्विडिच मैच होता है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सारे के सारे टैलेंटेड बच्चों पर नजर रख रहे होते हैं। हेडमास्टर ये कहती हैं, मैं ये बात जानती हूँ कि टावर कोई भी मौका नहीं छोड़ता। आइरिस ये बताती है कि इस टावर के बाहर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इन टैलेंटेड बच्चों के पीछे हैं, तो इसीलिए टावर ये चाहता है कि वो पहले ही इन्हें अपने पास बुला ले। और तभी हम ये देखते हैं कि लियाना ने स्काई रेस जीत ली है और सभी उसको देखकर काफी खुश हो रहे होते हैं क्योंकि वो पहले भी इसको एक बार जीत चुकी है और उसने इस बार अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। आइरिस यहाँ से जा रही होती है, क्या तुम सच में यहाँ से जा रही हो? हाँ, मुझे और भी कुछ काम है और साथ में मुझे किसी और को भी चीयर अप करना है। जिसके बाद कॉलेट शियोन के पास आकर उससे कहती है, क्या तुम हमारी टीम को ज्वाइन करोगे? और वो ये सुनते ही काफी खुश हो जाता है। वो ये कहता है, लगता है तुम्हें इस बात का अंदाजा हो ही गया है कि विल तुम्हारे लिए सही नहीं है और मैं तुम्हारे लिए काफी इम्पोर्टेंट हूँ, क्यों है ना? लेकिन जैसे वो विल को यहाँ पर देखता है वो ये पूछता है, पर ये छपरी यहाँ पर क्या कर रहा है? कॉलेट उसे समझाते हुए उससे कहती है कि हम जिस अगले टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहे हैं उसमें हमें कम से कम 21,000 पॉइंट्स की जरूरत पड़ने वाली है और अगर विल भी उसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहता है तो हमें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। विल उससे कहता है, मुझे माफ करना कि मुझे तुम्हारे साथ इसके अंदर पार्टिसिपेट करना पड़ रहा है। ये सुनते ही शियोन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो ये कहता है, पर मैं तुम्हारे साथ इसके अंदर पार्टिसिपेट क्यों करूँ और वैसे भी तुम इसमें भाग क्यों ले रहे हो? जूलियस जैसे ही यहाँ से निकलता है तो वो विल को काफी घूर कर देख रहा होता है। शियोन ये देखकर काफी परेशान था कि पहले इसने मेरी जान बचाई और अब ये मेरी तरफ देख भी नहीं रहा है। इसने मुझे उस टाइम शर्मिंदा कर दिया था पर अब ये कहाँ देख रहा है। कॉलेट उसे बताती है कि विल और जूलियस के बीच में कुछ न कुछ चल रहा है और विल ने ये कहा है कि वो इसके अंदर इसीलिए पार्टिसिपेट कर रहा है ताकि वो जूलियस का सामना कर पाए। तो चलो सारे के सारे दिल थाम कर बैठ जाओ और पता नहीं किसने मुझे प्रोफेसर एडवर्ड के साथ बिठा दिया है जिनसे मेरी बिल्कुल भी बनती नहीं है। ये एक नंबर के खड़ूस हैं। तुम बस अगली क्लास में अपना कॉफिन तैयार रखना। अरे यार मैं क्या करूं? जिसके बाद आज का मेन इवेंट क्राउन अटैक स्टार्ट हो जाता है जहां पर सारे के सारे एल्फ फैक्शन वाले अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हैं और आसमान में एक साथ काफी सारे मैजिकल सर्कल्स अपीयर हो जाते हैं और ये सारे के सारे मैजिकल सर्कल्स इस ग्राउंड के बाहर जाते ही एक्टिवेट हो जाते हैं जिससे काफी सारे अलग अलग एरियाज बन जाते हैं। ये एक ऐसा गेम है जो कि सारे के सारे पार्टिसिपेंट्स इस स्टेडियम के बाहर से खेलना शुरू करेंगे और वो अपने सामने आने वाली सारी दिक्कतों को साफ करते हुए इस स्टेडियम के अंदर तक आएंगे। सामने हम क्राउन को देखते हैं और इस गेम का एक सिंपल सा रूल है कि जो भी टीम पहले इस क्राउन को पालेगी वो इस मैच को जीत जाएगी। इन सारी जोन्स के अंदर अलग अलग डिफिकल्टीज हैं। या तो तुम उन सारी डिफिकल्टीज को पार करते हुए आगे बढ़ सकते हो या फिर तुम अपनी ओपोनेंट टीम का रास्ता भी रोक सकते हो। इन जोन्स के अंदर जो भी ट्रैप्स बनाए गए हैं वो यहाँ के प्रोफेसर्स ने बनाए हैं ताकि इस गेम को और भी ज्यादा डिफिकल्ट किया जा सके। प्रोफेसर एडवर्ड ये कहते हैं कि ये कोई बस एक कॉन्टेस्ट नहीं है, इसके अंदर तुम्हें अपना बेस्ट देना होगा तभी तुम इसको जीत सकते हो। अरे हाँ, आपने एकदम सही कहा, इसके अंदर पूरी जान लगा दो। जैसे ये बंदा स्क्वाड 6 के बारे में अनाउंस करता है तो सारे लोग इसे देखकर काफी शॉक थे क्योंकि इसके अंदर विल है और सब उसे मना कर रहे होते हैं कि वो इसके अंदर पार्टिसिपेट क्यों कर रहा है जबकि उसके अंदर कोई भी टैलेंट नहीं है और न ही उसके पास कोई मैजिक है। प्रोफेसर वर्क विल के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था कि तुम्हें इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करना है, पर तुम ये क्यों कर रहे हो? प्लीज मुझे करने दो, मैं ये करना चाहता हूँ। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि उन सभी के सामने काफी सारे गोलम्स आ जाते हैं। विल भागते हुए उनकी तरफ जाता है। सारे बच्चे इस बारे में बातें कर रहे होते हैं कि इसके पास कोई भी टैलेंट नहीं है, लगता है कि मरना चाहता है। विल कॉलेट से कहता है कि वो उसकी हेल्प करे और जैसे ही कॉलेट अपनी मैजिक का इस्तेमाल करती है तो विल अपने सामने वाले गोलम के एक जोरदार मुक्का मारता है जिससे वो उड़कर पीछे जाता है और उसके रास्ते में आने वाले सारे गोलम एक बार में ही साइड हो जाते हैं। सभी लोग ये सारा कुछ देखकर काफी हैरान थे। कॉलेट ये बताती है कि भले ही विल मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता पर अगर वो इस मैजिकल आइटम का सहारा लेकर सामने वाले गोलम को मारेगा तो वो ऐसे कोई भी रूल ब्रेक नहीं कर रहा है। ये बंदा भी विल को देखकर काफी हक्का बक्का रह जाता है। वो ये कहता है कि जो इंसान सबसे पहले आगे गया है उसका नाम है विल। शियोन अपनी सारी पुरानी बातों को याद करता है और वो ये सोचता है कि जब विल ने मेरी जान बचाई थी तो उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि मुझे मर जाना चाहिए और इसलिए मैंने काफी ज्यादा ट्रेनिंग की और मैं मरने की बजाय और भी ज्यादा मजबूत बन गया। पर आज जब मैं इसे देखता हूँ तो ये मुझसे और भी आगे निकल चुका है। अब ये सारे भागते हुए आगे जा रहे होते हैं और ये एक दूसरे जोन में एंटर कर जाते हैं जहाँ के सारे ट्रैप्स अपने आप ही एक्टिवेट हो जाते हैं और जैसे ये इन सभी के ऊपर पत्थरों से अटैक करते हैं तो विल जमीन में एक जोरदार मुक्का मारता है जिससे सामने एक वॉल क्रिएट हो जाती है और वो इन सारे के सारे अटैक से काफी आराम से बच जाते
जाते हैं। विल दोबारा से कॉलेट का नाम पुकारता है और वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर काफी सारी स्वॉर्ड्स ले आती है। विल उनमें से एक एक स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए सामने सारे ट्रैप्स को तोड़ना शुरू कर देता है, पर अब भी एक ट्रैप बाकी है और जैसे ही ये ट्रैप विल पर अटैक करने वाला होता है तो विल इसे भी बीच में से काट देता है। यहाँ पर बैठे हुए सभी लोग ये देखकर काफी हैरान थे कि विल काफी फुर्ती से आगे बढ़ता जा रहा है। प्रोफेसर एडवर्ड ये कहते हैं कि विल ने काफी सारे डंजन्स को क्लियर किया है, तो वो ये बात काफी अच्छे से जानता है कि उसे ट्रैप्स को कैसे डीएक्टिवेट करना है और कैसे फुर्ती से आगे बढ़ना है। फिर हमें बाकी टीम्स को दिखाया जाता है जो कि इन सारे ट्रैप्स में फंसनी शुरू हो चुकी हैं, यानी कि उन्हें यहाँ पर काफी दिक्कतें आ रही होती हैं। आयरिस भी विल को दूर से खड़ी हुई सपोर्ट कर रही होती है। अरे विल तुम आगे जाओ। जूलियस के कान में भी ये सारी आवाजें पड़नी शुरू हो चुकी हैं और वो अपने साथी से पूछता है कि स्टेडियम से इतना शोर क्यों आ रहा है। वो ये कहता है कि हमें ये पता लगा है कि विल की टीम सबसे आगे है और वो काफी फुर्ती से आगे बढ़ते जा रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो विल जीत जाएगा। तुम इसके बारे में चिंता मत करो, मैं आगे जा रहा हूँ। विल और उसकी टीम जंगलों में आ चुकी है जहाँ पर ये ट्रैप एक्टिवेट हो चुके हैं, लेकिन विल अपनी विजडम का इस्तेमाल करता है और इन दोनों ही ट्रैप्स का मुंह एक दूसरे की तरफ कर देता है और जैसे ये दोनों एक दूसरे पर अटैक करते हैं तो ये दोनों ही ब्लास्ट हो जाते हैं। अरे वाह, विल तो काफी फुर्ती से आगे बढ़ता जा रहा है। प्रोफेसर एडवर्ड आपको ये कैसा लग रहा है, जरा बताओ तो। फिर हमें ये बताया जाता है कि जैसे जैसे ये टीम्स आगे जाती जाएंगी इन सभी का सामना एक दूसरे से भी हो सकता है और ये सारी टीम्स वुडलैंड में आकर एक दूसरे से मिलने वाली हैं। विल भी इसी बात को सोच रहा होता है कि वो उस जगह पर अगर जूलियस से पहले पहुंच जाता है तो वो उसके ऊपर छुपकर अटैक कर सकता है और इससे उसे एक और एडवांटेज मिल जाएगा कि ये उस जगह के बारे में काफी अच्छे से रिसर्च कर सकता है। लेकिन तभी अचानक जूलियस विल के ऊपर अटैक कर देता है और इससे उसके कपड़े ही फटते हैं। कॉलेट भी ये देखकर काफी हैरान थी कि जूलियस हमसे पहले यहाँ तक कैसे आ सकता है। अरे क्या हुआ बच्चे, क्या तुम यहाँ पर अकेले हो या तुम्हारी टीम आसपास ही छुपी हुई है? जिसके बाद वो अपने आइस क्रिस्टल से विल के ऊपर अटैक करता है, पर विल इससे बच जाता है। शियोन भी यहाँ पर आ चुका है जो कि अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल करते हुए जूलियस की सारी बर्फ को पिघला देता है और वो उसके ऊपर अटैक करता है, जिससे यहाँ पर एक काफी खतरनाक धमाका होता है जो कि दूर से भी देखा जा सकता है। कॉलेट ने विल को बचा लिया होता है। विल ये सोचता है कि अभी क्या हुआ, कि शियोन ने सच में मेरे ऊपर अटैक किया। शियोन जूलियस से ये कहता है कि तुम मेरे रास्ते में आ रहे हो, तुम यहाँ से निकल जाओ। कॉलेट भी उसके ऊपर काफी गुस्सा करती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। शियोन ये कहता है कि मैं काफी लंबे टाइम से तुम्हारी बातें सुनते हुए आ रहा था, पर अब मुझे मौका मिल चुका है और मैं ये चाहता हूँ कि तुम मुझसे फाइट करो। पर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या ये सही टाइम है तुमसे फाइट करने का? तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुमसे फाइट करने के लिए कोई टाइम या फिर कोई रीजन चाहिए? जैसे ही कॉलेट उन दोनों को रोकने के लिए आगे जा रही होती है तो जूलियस अपने आइस मैजिक का इस्तेमाल करते हुए उसको फ्रीज कर देता है। विल ने भी अपनी स्वॉर्ड उठा ली है, यानी कि ये दोनों फाइट करने के लिए एकदम रेडी हो चुके हैं। इन दोनों की ही फाइट से पहले हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शियोन और विल दोनों ही बच्चे होते हैं और शियोन ये देखकर काफी परेशान होता है कि सारे बच्चे विल का मजाक बना रहे हैं और उसे मैजिकलेस कहकर बार बार चिढ़ा रहे हैं। शियोन ये सोचता है कि मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए, तो इसलिए वो विल से दोस्ती करने के लिए उसके पास जाता है, पर विल उसे मना कर देता है और साथ में वो ये कहता है कि तुम मुझसे दूर रहो। कहानी दोबारा से प्रेजेंट में आती है जहाँ पर शियोन पूरी फुर्ती से विल पर अटैक कर रहा होता है और विल भी उसके सारे अटैक्स को अपनी स्वॉर्ड से काट रहा होता है, लेकिन अब भी वो शियोन के साथ सही तरीके से फाइट नहीं कर रहा है, यानी कि सीरियस नहीं है। शियोन को ये सारा कुछ देखकर काफी गुस्सा आता है और वो विल से कहता है क्या तुम ऐसे ही यहाँ वहाँ कूदते रहोगे? मेरे सामने आओ, मुझसे फाइट करो। मैं तुमसे फाइट नहीं करूंगा क्योंकि हम दोनों ही एक टीम में हैं और हमें एक साथ जीतना है। लेकिन विल की ये सारी बातें सुनने के बाद शियोन को और भी ज्यादा गुस्सा आना शुरू हो जाता है। वो ये कहता है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हारे पास यही मौका है, मेरे साथ फाइट करो। और वो काफी सीरियस होकर विल पर अटैक्स करना शुरू कर देता है। विल ये सोचता है क्या मुझे सच में इसके साथ फाइट करनी होगी, यही मेरा आखिरी ऑप्शन है। जो टीम पहले फुर्ती से काफी आगे जा रही थी, यानी कि विल की टीम, वो सारे अब आपस में फाइट कर रहे हैं। प्रोफेसर एडवर्ड इसके बारे में आपको क्या लगता है? अगर वो सारे एक साथ फाइट कर रहे हैं तो ये उन सभी के लिए काफी गलत है। यहाँ पर बैठे हुए सारे लोग शियोन की ये हरकत देखकर काफी परेशान हो रहे होते हैं और वो ये सोचते हैं कि उन्होंने आज से पहले कभी भी टीम मेट्स को ऐसे लड़ते हुए नहीं देखा, पर शियोन क्या कर रहा है। रोस्टी भी उसे लेकर काफी परेशान हो जाता है। वो ये कहता है कि मुझे ये सारा माजरा समझ नहीं आ रहा है। और तभी आयरिस भी यहाँ पर आ जाती है। क्या मैं यहाँ पर बैठ सकती हूँ? अरे हाँ जरूर बैठ जाओ।
और ये बैठते ही विल को चेयर अप करना शुरू कर देती है। रोस्टी उससे कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगा था कि तुम किसी एक को चेयर अप करोगी। हाँ, बस इसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि मैंने विल के बारे में किसी से सुना है। वैसे हाँ, मुझे भी विल काफी अच्छा लगता है और वो मेरा रूममेट भी है। जूलियस को ये सारा कुछ करने में काफी मजा आ रहा है और कॉलेट उसके सारे अटैक से बचकर भाग रही होती है। वो ये सोचती है कि मुझे कुछ भी करके उन दोनों को रोकना होगा, पर मैं जूलियस का क्या करूं? जूलियस उसे बार बार परेशान कर रहा होता है। कॉलेट उससे कहती है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। अगली पल जूलियस उसके ऊपर दोबारा से अटैक करता है, पर कॉलेट उसे रोक लेती है। लेकिन इससे कॉलेट के नीचे एक ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है। क्या इसने ये अटैक इसलिए किया ताकि ये इस वाले ट्रैप को एक्टिवेट कर पाए? और तभी अचानक यहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये सारे बच्चे इस बात को देखकर हैरान थे कि जूलियस एक टाइम पे इतनी सारी जगह कैसे हो सकता है और वो सारी ही स्क्वाड्स को आगे जाने से रोक रहा है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? सीन चेंज होते ही हमें विग को दिखाया जाता है, जो कि जूलियस के सामने आ चुका है और विग उससे कहता है आखिरकार तुम मेरे सामने आ ही गए, लो तुम्हारा ये फ्लावर मैं तुम्हें वापस देता हूँ। और इससे जूलियस का ध्यान भटक जाता है, जिससे उसके पैरों के नीचे एक बैरियर एक्टिवेट हो जाता है और यहाँ पर विंड मैजिक आता है। जूलियस क्रिस्टल में चेंज हो चुका है और वो टूट जाता है। इस तरफ ये बंदा अलग ही खुश हो रहा होता है। वो ये कहता है कि अभी जूलियस विक के सामने आया था, पर विक की टीम ने उसे हरा दिया है। अरे वाह, इस गेम में तो और भी ज्यादा मजा आता जा रहा है। बाहर बैठे हुए सारे बच्चे इसी बारे में बातें कर रहे होते हैं कि पहले हमें ये लगा था कि स्क्वाड 6 जीत जाएगी, पर शियोन ने गद्दारी कर दी और मैं भी ये नहीं चाहता कि वो मैजिकलेस बॉय इस कंपटीशन को जीत जाए। फिर हमारा सीन दोबारा से शियोन और विल के ऊपर आता है। विल अब भी उससे फाइट करने के लिए रेडी हो चुका है, पर वो ये सोचता है कि शियोन मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। पास्ट में हमें ये दिखाया जाता है कि विल को कोई भी सपोर्ट नहीं करता और सारे लोग उसे बार बार बुली करते हैं, यहाँ तक कि उसका सारा काम भी खराब कर देते हैं। विल को ऐसा लगता है कि वो हमेशा से ही एक फेलियर है और यही वो टाइम था जब शियोन ने विल से बात करने की कोशिश की, पर विल उसे कहता है कि तुम मुझे अकेला छोड़ दो, क्योंकि मेरी लाइफ में एक गोल है और मुझे एल्फेरिया के पास तक जाना है। ये सुनते ही शियोन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो विल के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है, पर विल इससे बच जाता है। जिसके बाद वो अपने गार्डियन को यहाँ पर समन करता है, जो कि एक फायर फैल्कन है। विल भी उसे देखकर काफी डर जाता है। जैसे ही ये गार्डियन विल के ऊपर अटैक करता है तो विल ये सोचता है अगर मैं इसके दोनों ही पंखों को काट दूं तो शायद से मैं शियोन के पास पहुंच सकता हूं। लेकिन जब वो ऐसा करता है तो ये गार्डियन काफी जल्दी से रीजनरेट कर लेता है। लगता है मुझे इसके कोर को ही डिस्ट्रॉय करना होगा। ये गार्डियन फिर से विल के ऊपर अटैक करता है और जैसे विल इससे बचने का ट्राई करता है तभी शियोन उसके ऊपर अटैक कर देता है, पर विल इससे भी बच गया था। ये बंदा भी सारा कुछ देखकर काफी हैरान था कि वो एक गार्डियन का इस्तेमाल कर रहा है। प्रोफेसर एडवर्ड ये कहते हैं कि इसने तो स्टूडेंट लेवल को भी काफी अच्छे से सरपास कर दिया है। फायर फैक्शन का ये बंदा जिसका नाम है रॉज, वो ये कहता है कि ये एक हाई लेवल का फायर मैजिक इस्तेमाल कर रहा है और साथ में इसने एक गार्डियन को भी यहाँ पर बुला लिया है। आखिर ये इंसान कौन है? उसका एक साथी उसे शियोन के बारे में सारा कुछ बताना शुरू करता है कि ये कौन है, इसका नाम क्या है और ये बच्चा कहाँ से बिलोंग करता है। रॉज ये सुनते ही काफी खुश हो जाता है। वो ये कहता है कि सच में ये फेस्टिवल कमाल का है और हमें लॉर्ड कैरियट को ये बताना होगा कि हमें एक ऐसा बच्चा मिल चुका है जो कि सच में काफी कमाल का है। यहाँ पर शियोन अब भी विल को बार बार फाइट करने के लिए ललकार रहा होता है। वो ये कहता है क्या तुम्हारे अंदर बस इतना ही दम है? लेकिन जब तुम उस इविल सेंटिनल से फाइट कर रहे थे उस टाइम तुम काफी स्ट्रॉन्ग थे, तो अब तुम्हें क्या हुआ है? विल भी ये सारी बातें सुनकर काफी गुस्से में आ जाता है। वो ये कहता है कि मैं तुमसे फाइट करना नहीं चाहता, पर हाँ मैं तुमसे काफी ज्यादा नफरत करता हूँ, पर अभी मुझे जूलियस को हराना है, तो मेरे पास ऐसा कोई भी रीजन नहीं है कि मैं तुमसे फाइट करूं। मेरे रास्ते से हट जाओ। शियोन की ऐसी हालत को देखकर ऐसा लगता है कि ये बंदा पागल होना शुरू हो चुका है। वो ये कहता है तुमने मुझे हमेशा ही इग्नोर किया है और तुम कभी भी मेरी तरफ नहीं देखते। मैं नहीं जानता कि तुम्हारी सिचुएशन क्या है, पर अगर तुमने दोबारा से मुझसे ऐसी बातें की तो मैं सच में तुम्हें जान से मार दूंगा। अगर तुम मेरे बारे में ऐसा ही सोचते हो तो चलो मुझे तुम्हारे साथ पूरी ताकत से फाइट करनी होगी। अगर तुम यही चाहते हो कि तुम मुझे एक्नॉलेज करोगे तो चलो आओ फाइट करते हैं। तो फाइनली तुमने मेरी तरफ देख ही लिया। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि शियोन विल के ऊपर अपने फायर गार्डियन से अटैक करवाता है, पर विल ने इसके कोर को तोड़ दिया था और जैसे ये दोनों एक दूसरे से टकराने वाले होते हैं तभी कॉलेट बीच में आ जाती है, जो कि इन दोनों को रोक लेती है। पर कॉलेट की हालत पहले ही काफी खराब हो चुकी है, यानी कि उसके काफी सारे कपड़े फट चुके हैं। और भाई ये नल्ला शियोन कॉलेट को देखकर उससे कहता है कि तुम एक रॉयल फैमिली की लड़की हो, क्या तुम्हें ऐसे कपड़े पहनना शोभा देता है कि तुम अपनी बॉडी को ऐसे एक्सपोज कर रही हो? अभी ओए नल्ली, ये सारा कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है और तुम फाइट क्यों कर रहे थे? जिसके बाद वो विल से कहती है कि विल तुम आगे जाओ
तुम जूलियस के साथ फाइट कर सकते हो और यहाँ पर सारा कुछ मैं संभाल रही हूँ। शियोन उसे ऐसा करने से मना कर रहा होता है कि मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा और चाहे तुम ही क्यों ना हो मैं तुम्हें अपने रास्ते में आने नहीं दूंगा। जैसे ही विल कॉलेट को जैकेट पहनाता है तो वो शर्मा जाती है और वो जाते हुए शियोन से कहता है कि हम दोनों कभी और फाइट करेंगे। माइक सभी के सामने ये अनाउंस कर रहा होता है कि चलो देखते हैं कि इन सारी मुश्किलों का सामना करने के बाद कौन सी टीम पहले स्टेडियम में आती है। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि जूलियस अपनी टीम के साथ यहाँ पर आ चुका है। ओ देखो तो जूलियस यहाँ पर आ चुका है, यानी कि जूलियस को रोकने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं है। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि विल भी यहाँ पर आ चुका है और वो जूलियस को देखकर उससे कहता है कि मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ। ओह अच्छा, तो तुम आ ही गए। अब अगली सीन में हम एल्फेरिया को देखते हैं जो कि आराम से घोड़े बेचकर सो रही होती है। तभी सेरिसा उसके पास आती है कि आप जल्दी से उठ जाओ और आप एक मैजिक वेंडर हो तो आप ऐसे कैसे सो सकती हो। ये देखो वो सारी लिस्ट जो कि स्काउट्स ने हमारे पास भेजी है और इस बार हमारे पास काफी अच्छे बच्चे हैं। और साथ में वो ये कहती है कि एक बच्चा ऐसा भी है जो कि आइस फैक्शन के लिए एकदम बेस्ट है जिसका नाम है जूलियस। जूलियस सारे के सारे टूर्नामेंट्स में काफी अच्छे से परफॉर्म कर रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बंदा आपका सक्सेसर बन सकता है। इस तरफ माइक सभी के सामने ये अनाउंसमेंट कर रहा होता है कि अब ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। तो देखते हैं कौन जीतता है, स्क्वाड 6 या फिर स्क्वाड 9। ओ विल, तो तुम सच में यहाँ पर आ चुके हो। मुझे तो ऐसा लगा था कि मैं ऐसे ही जीत जाऊंगा पर बिना तुम्हारी बेइज्जती किए मुझे जीतने में कोई भी मजा नहीं आता। तो अच्छा हुआ कि तुम यहाँ पर आ गए। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे काफी आसानी से हरा दोगे? मैं तब तक हार नहीं मानूंगा जब तक तुम उन सभी से माफी नहीं मांग लेते। अरे ओए बच्चे, तुम मेरे सामने बस एक खिलौने हो और मैं तुम्हें बड़ी आराम से मसल सकता हूँ। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि जूलियस आसपास स्मोक कर देता है। विल ये सोचता है कि मेरे आसपास काफी सारी स्मोक है पर फिर भी मैं इनकी मैजिक को सेंस कर पा रहा हूँ। लगता है ये सारे मूव कर रहे हैं और मुझे घेरने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही जूलियस विल के ऊपर अटैक करता है तो वो इससे काफी आराम से बच जाता है और विल ये सोचता है अगर मैं एक जगह ही खड़ा रहा तो ये सारे मुझे काफी आराम से पकड़ सकते हैं तो मुझे यहाँ से भागते रहना होगा। और वैसे भी मैं इन सभी के स्पेल को काफी आसानी से सेंस कर रहा हूँ। विल जैसे ही इन तीनों के हमलों से बचता हुआ जूलियस की तरफ बढ़ता है और तभी अचानक एक और अटैक उसकी तरफ आता है। विल इससे बच जाता है पर वो ये सोचता है कि ये चौथा अटैक किसने किया। जूलियस विल को चिढ़ाते हुए उससे ये कहता है कि तुम्हें क्या हुआ, हम तो यहाँ से हिले भी नहीं है। और जैसे ही ये सारा धुआं यहाँ से छटता है तभी अचानक हम ये देखते हैं कि जूलियस के काफी सारे क्लोन यहाँ पर आ चुके हैं जो कि धीरे धीरे विल की तरफ बढ़ रहे होते हैं। एक क्लोन विल के पास जाकर वहीं पर फट जाता है और विल बर्फ में कैद हो गया था। प्रोफेसर एडवर्ड ये देखकर कहते हैं शायद से ये वही स्पेल है। जिसके बाद हमें ये बताया जाता है कि जूलियस जिस स्पेल का इस्तेमाल कर रहा है वो एल्फेरिया ने बनाया था, यानी कि वो एक न्यू मैजिक है। विल भी ये सारा कुछ देखकर काफी हैरान हो जाता है क्योंकि वो इस बात को जानता है कि ये कोई आम स्पेल नहीं है, ये एक ऐसा स्पेल है जिसे एल्फेरिया ने बनाया था। और वो जूलियस से ये पूछता है कि तुम इस स्पेल को इस्तेमाल कैसे कर सकते हो क्योंकि मैं टैलेंटेड हूँ, तुम्हारी तरह मैजिक लेस नहीं हूँ मैं। जूलियस एक क्रीपी स्माइल करते हुए ये कहता है कि मैंने इस स्पेल को अपने आप ही सीख लिया। और इससे एक बात तो साफ होती है कि एल्फेरिया इतनी भी खास नहीं थी। ये सुनते ही विल को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो इस पकड़ से बाहर निकलते हुए जूलियस पर अटैक करने के लिए आगे जाता है पर जूलियस के सारे क्लोन उसे आसपास से घेर लेते हैं और विल पर अटैक करना शुरू करते हैं। जूलियस उससे कहता है कि मैं चाहूँ तो अपने क्लोन्स को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता हूँ। जिसके बाद जूलियस के 3 क्लोन्स विल को घेर लेते हैं और उसे तीनों तरफ से ट्रैप कर लेते हैं। जूलियस उसके ऊपर एक काफी बड़ी आइस से अटैक करता है और विल इसके अंदर ट्रैप हो जाता है। माइक ये सारा कुछ देखकर ये कहता है कि ये सारा कुछ काफी कमाल का है। यहाँ पर बैठे हुए सभी बच्चों को ये लग रहा होता है कि जूलियस इस फाइट को जीत चुका है क्योंकि माइक बार बार जूलियस के ही बारे में बातें कर रहा होता है कि जूलियस सच में काफी कमाल का है जिसने बिना हिले ही विल को चकमा दे दिया और उसे अपने प्रिजन में कैद कर लिया। आइरिस भी ये सारा कुछ देख रही होती है और वो ये कहती है कि सच में जूलियस काफी चालाक है। पर रोस्टी उससे कहता है अगर सोचो ये इंसान यहाँ पर हार जाए तो ये कैसा लगेगा। अगले ही पल हम ये देखते हैं कि विल उसकी कैद से आजाद हो जाता है और ये देखकर जूलियस की फटनी शुरू हो जाती है कि ये सब कैसे हुआ। जूलियस के ये सारे के सारे साथी विल पर अटैक करने का ट्राई करते हैं पर विल काफी फुर्ती से इन सभी को बेहोश कर देता है और वो जूलियस से ये कहता है अभी भी तुम्हारा स्पेल परफेक्ट नहीं है। अब ये सारे के सारे क्लोन्स अपने आप ही ढहने शुरू हो जाते हैं। विल ये कहता है कि मैं इस बात को काफी अच्छे से जानता हूँ कि तुम अपने दोस्तों के सहारे इन क्लोन्स को कंट्रोल कर रहे थे और अब तुम्हारे दोस्त बेहोश हो चुके हैं और तुम्हारे पास ये जो स्पेल है
वो भी तुम्हारा नहीं है। फिर हमें दोबारा से एल्फेरिया को दिखाया जाता है जो कि अब भी जूलियस के बारे में ही बातें कर रही होती है। वो ये कहती है अगर रिपोर्ट्स के हिसाब से जूलियस इतना अच्छा है तो शायद से वो मेरा सक्सेसर बन सकता है, लेकिन मुझे अभी कोई सक्सेसर नहीं चाहिए, मुझे एक स्वॉर्ड चाहिए। विल की सारी बातें सुनने के बाद जूलियस को काफी गुस्सा आ रहा होता है और वो विल के ऊपर अटैक कर देता है। जूलियस ने दोबारा से अपने काफी सारे क्लोन्स बना लिए हैं और वो दोबारा से विल पर अटैक करना शुरू करता है, लेकिन विल इस बार उसके सारे ही अटैक से काफी आराम से बच रहा होता है। जूलियस ये सोचता है कि भले ही मैंने इस स्पेल को अभी भी मास्टर नहीं किया है, पर मेरे पास एक एडवांटेज है। यहाँ पर जूलियस इस बारे में बात कर रहा होता है कि उसके सारे क्लोन्स उसी की तरह दिखते हैं, तो विल के लिए ये पहचानना काफी मुश्किल होगा कि असली जूलियस कौन सा है। पर तभी अचानक हम ये देखते हैं कि विल असली जूलियस के पास पहुँच जाता है और जैसे वो उसके ऊपर अटैक करता है तो जूलियस अपने आप को बचाने के लिए एक वॉल का इस्तेमाल करता है। विल का अटैक इस वॉल के आर पार हो जाता है और जूलियस पीछे हट जाता है। जूलियस उससे कहता है पर तुमने मुझे ढूंढा कैसे? विल उसे सारा कुछ काफी अच्छे से एक्सप्लेन करता है कि तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर इन क्लोन से काफी अलग था और तुम्हें पहचानना इतना भी मुश्किल नहीं है क्योंकि अभी भी तुमने इस स्पेल को अच्छे से मास्टर नहीं किया है। जूलियस जिसकी ऑलरेडी ही काफी ज्यादा फटी हुई है वो विल से ये कहता है पर तुम इस स्पेल के बारे में मुझसे ज्यादा कैसे जानते हो? विल उससे कहता है क्योंकि मैं और एल्फेरिया दोनों ही बचपन के दोस्त हैं और हम एक दूसरे को बचपन से ही जानते हैं, तो इसलिए मैं एल्फेरिया के इस मैजिक को भी काफी अच्छे से जानता हूँ और ये मैजिक मुझे काफी पसंद है और मैंने इसके बारे में सारा कुछ पढ़ा हुआ है। एल्फेरिया भी इस टावर के ऊपर खड़ी हुई है जिसे इन सारी बातों का एहसास है। जूलियस विल से ये कहता है पर ये तो मैजिया वेंडर का एक सीक्रेट है, पर तुम इसके बारे में कैसे जानते हो? जूलियस काफी गुस्से में आकर दोबारा से विल के ऊपर अटैक करता है, पर विल ने इस बार भी उसके इस अटैक को काट दिया था और वो ये कहता है कि मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि जब एल्फेरिया ने ये स्पेल बनाया था वो बस 2 साल की थी, तो इसीलिए ये स्पेल परफेक्ट नहीं है और कोई भी इस स्पेल को यूज कर सकता है। मुझे तो ऐसा लगा था कि मैंने इस स्पेल को सीख लिया है तो मैं सबसे ऊपर हूँ, लेकिन ये सारा कुछ गलत था। यहाँ पर बैठे हुए सभी लोग जूलियस के ऊपर हंसना शुरू कर देते हैं और विल भी उसे समझाने का ट्राई कर रहा होता है कि वो एक नंबर का बेवकूफ है। जूलियस को इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, तुम बस चुप रहो, और वो अपने काफी सारे क्लोन्स को यहाँ पर बना लेता है। तुम्हें क्या लगा कि मैं बस 2 या फिर 3 ही क्लोन्स बना सकता हूँ? क्या हुआ अगर मैं इन्हें सही से कंट्रोल नहीं कर सकता? पर फिर भी मेरे पास ये 8 क्लोन्स हैं जिनसे मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। विल उससे कहता है कि तुम मुझे माफ करना, पर मैंने एक साथ 10 एल्फेरिया को संभाला हुआ है, तो ये करना मेरे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। जैसे ही ये सारे क्लोन्स विल पर अटैक करते हैं तो विल उनसे बचता हुआ इन सारे क्लोन्स को एक एक करके तोड़ना शुरू कर देता है। जूलियस ये सारा कुछ देखकर काफी हैरान था। वो अपने क्लोन से कहता है कि तुम इसे पकड़ लो, लेकिन कोई भी क्लोन विल के सामने टिक नहीं पाता और वो इन सभी को तोड़ना शुरू कर देता है। विल जूलियस के पास पहुंच चुका है और वो इसके चेहरे पर एक जोरदार मुक्का रसीद कर देता है, जिससे जूलियस काफी दूर जाकर गिरता है। इसकी भैंस की टैट काफी जोर का मारा रे। सभी लोग ये देखकर काफी खुश हो रहे थे और वो विल के लिए तालियां भी बजाते हैं। माइक ये कहता है कि फाइनली ऐसा हो चुका है कि एक नो टैलेंट ने एक एलिट को हरा दिया है। कॉलेट भी विल को देखकर काफी खुश हो रही होती है और उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं क्योंकि विल ने फाइनली जूलियस को हरा दिया है। माइक ये बोलता है कि विल के सामने अब कोई भी नहीं है, यानी कि वो इस क्राउन को काफी आसानी से हासिल कर सकता है। लेकिन तभी अचानक हम ये देखते हैं कि विग अपने साथियों के साथ यहाँ पर आ जाता है और उसके हाथ में ये क्राउन भी है। विल भी उसे देखकर हक्का बक्का रह जाता है, जिसके बाद विग उसे ये बताता है कि जब तुम दोनों आपस में फाइट कर रहे थे तो मैंने इसी चीज का फायदा उठाया और इस क्राउन को अपने नाम कर लिया। और इसी के साथ ये टूर्नामेंट यहीं पर एंड हो जाता है, जहाँ पर विल इसको जीतने वाला था। वहीं विग ने आकर सारा मामला चेंज कर दिया और सभी लोग ये सारा कुछ देखकर काफी हैरान थे कि कहानी में एंड टाइम पर ट्विस्ट आ गया। जिसके बाद यहाँ पर फायरवर्क्स होने शुरू हो जाते हैं, यानी इस टूर्नामेंट का फाइनली विजेता मिल चुका है जिसका नाम है विग्नेल। सेरिसा को भी इस बात का अंदाजा हो चुका है कि फाइनली ये टूर्नामेंट एंड हो चुका है। एल्फेरिया उसे कहती है क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा मैजिक स्पेल है जिससे हम पास्ट में जा सकते हैं या फिर सभी की मेमोरीज को इरेज कर सकते हैं? शायद से फॉरबिडन स्पेल में ऐसा हो सकता है, पर मैं वो आपको यूज करने नहीं दूंगी। शियोन भी इस बात से काफी हैरान है और वो ये कहता है कि फाइनली इस फ्लंकी ने जूलियस को भी हरा दिया, पर एक दिन इसका सामना मुझसे होगा और मैं इसे हरा दूंगा। कॉलेट भागते हुए विल के पास आती है और विल उससे कहता है मुझे माफ करना कि वो क्राउन मुझे नहीं मिला, वो क्राउन वो ले गए हैं, पर मैंने अपने प्रॉमिस को याद रखा और मैंने उसे पूरा भी कर दिया।
अब ये सारे के सारे डॉट्स आराम से बैठकर पार्टी कर रहे होते हैं क्योंकि विल इस फाइट को जीत चुका है। प्रोफेसर वर्क उन सभी से कहते हैं तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने विल का काफी अच्छे से ध्यान रखा और उसे काफी सपोर्ट भी किया। डोनन उनसे ये पूछते हैं क्या तुम टावर के लिए चुन ली गए, पर कॉलेट उनसे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि हम कोई भी टूर्नामेंट जीते नहीं है, हमने तो बस जूलियस को हराया है। साथ में वो ये भी कहती है कि ये सारी शियोन की गलती है कि उसने लास्ट मोमेंट पर हमारा साथ छोड़ दिया। रोस्टी उनसे पूछता है पर तुम्हारा तीसरा साथी कहाँ पर है, मैंने उसे आने के लिए इनवाइट भी किया था पर उसने मना कर दिया। कॉलेट ये कहती है कि जूलियस को वही मिला जो वो डिजर्व किया करता था और क्या हम यहाँ पर पार्टी कर रहे हैं ये कोई गलत बात है। प्रोफेसर वर्क उससे ही कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहले भी रोका नहीं था और न ही मैं तुम्हें अब रोकूंगा, और वैसे भी विल ने टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर लिया है और सभी लोग ये जान चुके हैं कि वो क्या क्या कर सकता है, तो अब बस देखना ये है कि वो कल से सारी चीजों को कैसे हैंडल करेगा। अगले ही सीन में हम ये देखते हैं कि सारे स्टूडेंट्स एक टीम बना रहे होते हैं क्योंकि उन्हें एक हफ्ते के लिए डंजन में जाना है और उन्हें एक स्ट्रॉन्ग टीम चाहिए, इसलिए वो सारे विल के पास आ जाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि विल की स्ट्रेंथ कितनी है और वो आते ही विल को घेर लेते हैं। लेकिन भाई कॉलेट विल के सामने आ जाती है और वो इन सभी को सुनाना शुरू कर देती है, तुम सभी को शर्म नहीं आती, पहले तुमने विल को काफी बुली किया और आज तुम सारे उसके सामने खड़े हुए हो ताकि वो तुम्हारी टीम में शामिल हो जाए। देखो विल को भी इस बात से काफी गुस्सा आ रहा है। अरे नहीं, मैं तो काफी खुश हूँ कि ये सारे मुझे इनवाइट करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तभी एक लड़की सामने आकर विल का हाथ पकड़ लेती है, तुम मेरे साथ चलो, हम दोनों ही डंजन में जाएंगे और हम दोनों क्रेडिट्स को आधा आधा बांट लेंगे। लेकिन भाई कॉलेट उसका हाथ झटक कर पीछे कर देती है, कल ये मेरे साथ शॉपिंग पर जा रहा है तो तुम इससे दूर रहो, ये फ्री नहीं है। कॉलेट अपने रूम में आकर काफी जोर जोर से चिल्लाती है, उसे ऐसा लगता है कि सभी लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये दोनों कल डेट पर जा रहे हैं। उसकी रूममेट जिसका नाम है रोज वो यहाँ पर आती है, मैंने ऐसा सुना है कि तुम और विल कल डेट पर जा रहे हो। अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वैसे अगर तुम जा भी रही हो तो तुम्हें कुछ क्यूट पहनना चाहिए ताकि झूठ भी सच लगे। इस तरफ विल उस सारे सामान की लिस्ट बना रहा होता है जिसे वो कल लेकर आने वाला है। रोस्टी उससे पूछता है पर कल तो कोई भी क्लास नहीं है तो तुम स्टडी क्यों कर रहे हो। मैं बस कुछ सामान की लिस्ट बना रहा हूँ जो कि मेरे आगे काम आ सकते हैं। सीन चेंज होते ही हम ये देखते हैं कि कॉलेट काफी अच्छे से रेडी हो चुकी है और वो विल का यहाँ पर इंतजार कर रही होती है। वो ये सोचती है कि भले ही ये एक डेट नहीं है पर मुझे इसे एक डेट की तरह बनाना होगा। विल भी यहाँ पर आ चुका है। अरे वाह, तुम तो मुझसे पहले ही यहाँ पर आ चुकी हो। विल उसकी तारीफें करते हुए उससे ये कहता है, वैसे ये ड्रेस तुम्हारे ऊपर काफी अच्छी लग रही है और साथ में ये हेयर स्टाइल भी तुम पर सूट करता है, तुम्हें देखकर मेरा दिल बाग बाग हो गया। अच्छा सच में, तुम ये क्या कह रहे हो, तुम्हारा शुक्रिया शुक्रिया। लेकिन भाई तभी कबाब में हड्डी आ जाती है, यानी कि रोस्टी की यहाँ पर एंट्री हो चुकी है और वो ये कहता है कि वैसे तुम दोनों शॉपिंग पर जा रहे हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। अयो अम्मा, ये क्यों बीच में आ गया, लगता है ये मेरा सारा प्लान खराब कर देगा नल्ला। अब भाई रोस्टी पूरी की पूरी शॉपिंग में विल के साथ होता है। कॉलेट ये देखकर उसके ऊपर काफी गुस्सा करती है, क्या वो सच में तुम्हारा एक रूममेट है, उसका चेहरा काफी अच्छा है, कहीं वो ही या फिर शी तो नहीं है। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, रोस्टी तो बस मेरा रूममेट है और वो मेरा बस काफी ज्यादा ख्याल रखता है और कुछ भी नहीं। रोस्टी इन दोनों के लिए ड्रिंक्स लेकर यहाँ पर आता है लेकिन वो अपने लिए ड्रिंक लेकर नहीं आता। रोस्टी ये कहता है कि मैं तो विल के साथ शेयर कर लूंगा, पर कॉलेट उसे कहती है कि तुम मेरे साथ शेयर कर सकते हो और विल तुम्हें कुछ काम था ना, तुम अकेले ही वहाँ जा सकते हो। विल के यहाँ से जाते ही रोस्टी कॉलेट से कहता है कि मैं तुम्हें ये बात बता दूं कि मैं विल को तुमसे भी ज्यादा प्यार करता हूँ और तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। कॉलेट उसके ऊपर काफी गुस्सा करती है, अबे ओए नल्ली, मुझसे दूर रहो, मैं विल को तुमसे भी ज्यादा प्यार करती हूँ, क्या तुम कभी उसके साथ ना आई हो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, तो देखा मैं उसे तुमसे ज्यादा प्यार करता हूँ और वो मेरी काफी क्लोज है। रास्ते में जाते हुए विल को लियाना मिलती है और वो इसे देखकर ये सोचता है कि ये तो एकदम परफेक्ट है और इसके पास तो क्रेडिट्स भी काफी सारे हैं, ये हमेशा ही अपने स्कोर को ब्रेक कर देती है, लेकिन मैं इससे काफी अपोजिट हूँ। जिसके बाद ये विल को लेकर एक कॉफी शॉप में आ जाती है जहाँ पर शियोन और जूलियस भी बैठे हुए होते हैं और वो इससे कहती है कि हमारी इस अकेडमी का लास्ट ईयर पास आ चुका है तो मैं ये चाहती हूँ कि हम सारे मिलकर एक टीम बनाएं। वैसे ये फ्लंकी यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या तुम ये चाहती हो कि मैं इसे फ्रीज कर दूं? अरे यार, ये दोनों ही मुझसे काफी ज्यादा नफरत करते हैं और ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। शियोन को विल के ऊपर काफी गुस्सा आ रहा होता है और वो इसका कॉलर पकड़ लेता है, लेकिन तभी विग अपनी मैजिक का इस्तेमाल करता है जो कि एक इल्यूजन मैजिक होता है। विल ये देखकर काफी शॉक था कि ऐसा मैजिक तो बस एक एल्फ कर सकते हैं। चलो एक काम करते हैं, पहले लियाना से ये जानते हैं कि वो ये सारा कुछ क्यों कर रही है। लियाना उन सभी को ये एक्सप्लेन करती है कि ऑल स्टूडेंट प्रैक्टिस स्टार्ट हो चुका है
तो मैं ये चाहती हूँ कि हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग टीम हो और विल के पास कुछ ऐसा है जो कि हम सब में किसी के भी पास नहीं है, और ये चीज डंजन में हमारे काफी ज्यादा काम आ सकती है। जूलियस और शियोन उसके साथ टीम बनाने के लिए मना कर रहे होते हैं, पर विग ये कहता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि इसने तुम्हें हरा दिया है और इसलिए तुम इससे जेलस हो। वैसे भी इसके पास कुछ ऐसी स्ट्रेंथ है जिससे इसने अपनी स्वॉर्ड से तुम्हारी वॉन्ड को भी हरा दिया है, तो तुम्हें इसे कमजोर नहीं समझना चाहिए। लियाना इन सभी से ये कह रही होती है कि उसे इन सभी का साथ चाहिए ताकि वो टावर के और भी ऊपर जा सके। विल उससे पूछता है, क्या तुम्हें किसी भी फैक्शन ने नहीं चुना? नहीं, ऐसा नहीं है, वैसे मुझे थंडर फैक्शन ने चुन लिया है, तो तुम्हारे पास एक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि तुम आगे जाने के बाद आराम से टावर पर जा सकती हो। मेरा सपना सिर्फ टावर पर जाने का नहीं है, मुझे एक मैजिया वेंडर बनना है। अगर ये चीज मेरे सपने को पूरा करती है तो मैं इसे करने के लिए रेडी हूँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम सभी का सपना भी यही है कि तुम मैजिया वेंडर बनना चाहते हो। विग भी इस बात से अग्री करता है। वो ये कहता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि ये टीम काफी अच्छी रिजल्ट देने वाली है, तो मैं इस चीज के लिए रेडी हूँ, और बाकी ये दोनों भी इस चीज के लिए मान जाते हैं। इस तरफ प्रोफेसर वर्क इन सभी को ये बता रहे होते हैं कि ऑल स्टूडेंट प्रैक्टिस 10 दिनों में स्टार्ट होने वाली है, और इसमें 7 से लेकर 10 तक जो फ्लोर्स अभी तक बंद थे वो सारे भी खुलने वाले हैं। और साथ में वो ये कहते हैं कि स्टूडेंट प्रैक्टिस एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें बच्चे 1000 से भी ज्यादा क्रेडिट्स को हासिल कर सकते हैं। अगर आप सभी फ्लोर कीपर्स को हरा देते हो तो आपको काफी सारे क्रेडिट्स मिल जाएंगे, और जिसके पास क्रेडिट्स पहले से ही काफी कम है वो इससे अपने चांसेस को काफी ज्यादा बढ़ा सकता है। ये उसके लिए एक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। प्रोफेसर एडवर्ड इन सभी को इस बात के लिए वार्न करते हैं कि वहाँ पर जाना बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि मॉन्स्टर्स तुम्हें खा सकते हैं। पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था कि 4 स्टूडेंट्स मारे गए थे, तो इसलिए प्रोफेसर्स भी वहीं पर रहते हैं, यानी कि उस डंजन में। अब ये सारे डंजन में आ चुके हैं जहाँ पर एकेडमी ने 6th फ्लोर पर अपना बेस कैंप एस्टेब्लिश किया होता है। विल कॉलेट को देखकर उसे पूछता है, पर मैंने तो तुम्हें यहाँ पर इनवाइट नहीं किया। वैसे भी तुमने मेरे लिए काफी सारे मैजिकल इक्विपमेंट्स बनाए हैं जो कि मेरे काफी ज्यादा काम आएंगे। तुम्हारा शुक्रिया रोस्टी। प्रोफेसर एडवर्ड इन सभी को पहले ही इस बात के लिए वार्न कर देते हैं, अगर तुम सभी को ऐसा लगता है कि तुम ये नहीं कर सकते तो हमने हर फ्लोर पर बेस कैंप बनाए हैं, तो तुम उस बेस कैंप में आ सकते हो। लेकिन यही हम पास में कुछ और मिस्टीरियस बंदों को देखते हैं। वो ये कहते हैं कि उसने हमसे कहा था कि हमें ये चीज यहाँ पर काफी शांति से लेकर आनी है, पर हमारे यहाँ पर आने की टाइमिंग और इन बच्चों के आने की टाइमिंग दोनों सेम है, तो हमें ऐसा लगता है कि हमें इन सारे बच्चों को जान से मारना होगा। इस तरफ एक बंदा कैडेट को आकर ये बताता है कि ऑल स्टूडेंट प्रैक्टिस स्टार्ट हो चुका है, यानी कि सारे के सारे बच्चे डंजन में जा चुके हैं। लेकिन भाई कैडेट को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अब भी स्काई बैरियर के बारे में सोच रहा होता है, जिसे दोबारा से रिस्टोर करने का टाइम आ चुका है। जब तक ये बैरियर सही से कंप्लीट नहीं होता तब तक किसी बड़ी मुसीबत का आना हमारे लिए काफी खतरनाक हो सकता है। डंजन में हम ये देखते हैं कि ये सारे बच्चे काफी फुर्ती से आगे बढ़ रहे होते हैं। विग अपने एयर मैजिक का इस्तेमाल करते हुए अपनी टीम को बाकी सभी से काफी आगे ले जाता है, ताकि वो आगे जाने के बाद ज्यादा मॉन्स्टर्स को हंट कर पाएं, और इससे उन्हें ज्यादा क्रेडिट्स मिल जाएंगे। अब आगे जाते हुए उन सभी के सामने काफी सारे मॉन्स्टर्स आने शुरू हो जाते हैं, और ये सारे उनसे फाइट करने के लिए रेडी हो चुके हैं। लेकिन तभी हमें लियाना की एबिलिटीज के बारे में बताया जाता है, जो कि एक काफी रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है, और वो लाइट मैजिक का इस्तेमाल कर सकती है। लियाना की फैमिली की एक खासियत है कि वो सारे क्लोज कॉम्बैट में काफी अच्छे होते हैं, और वो अपनी लाइट मैजिक का इस्तेमाल करके काफी सारे वेपन्स बना सकते हैं और उससे ही फाइट करते हैं। और ये अपने इस स्पेल को एनहेंसमेंट मैजिक के रूप में भी इस्तेमाल कर सकती है, जिससे उसकी स्पीड पहले से काफी गुना बढ़ जाती है। इस पार्टी के जो बाकी मेंबर्स होते हैं वो अपने सर्च मैजिक का इस्तेमाल करके बहुत सारे मॉन्स्टर्स को ठिकाने लगा रहे होते हैं, पर विल के पास कोई भी मैजिक नहीं है, तो उसे मॉन्स्टर्स को ढूंढने में थोड़ी दिक्कत आ रही होती है, यानी कि वो इन सभी से पीछे है। ये सारे के सारे टीममेट्स अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए एक अटैक में काफी सारे मॉन्स्टर्स को जान से मार रहे होते हैं, पर विल के पास कोई भी मैजिक नहीं है, तो वो बस एक ही अटैक में सिर्फ एक ही मॉन्स्टर को जान से मार पाता है। विग भी ये सारा कुछ देखकर उससे कहता है, लगता है तुम हमारी टीम के ऊपर बोझ बनते जा रहे हो, और जो भी लोग तुम्हारे बारे में जो कुछ कहते थे लगता है वो सारा कुछ सही है। जूलियस भी उसकी बातों पर अग्री करते हुए ये कहता है कि जो इंसान सर्च मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता वो डंजन में किसी भी काम का नहीं है। पर लियाना अब भी विल के ऊपर भरोसा कर रही होती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जब उनका सामना एक काफी खतरनाक मॉन्स्टर से होगा तब विल उनके काम आ सकता है। जो भी बच्चे अपनी वॉन्ड का इस्तेमाल करते हुए सामने वाले मॉन्स्टर को जान से मारते हैं तो उनकी स्पिरिट उनकी वॉन्ड में आ जाती है, जिससे उन्हें क्रेडिट्स मिल जाते हैं। पर विल के पास कोई भी मैजिक
मैजिकल वॉन्ड नहीं है तो उसे इन मॉन्स्टर्स के पार्ट्स को कलेक्ट करना पड़ता है ताकि उसे बाद में क्रेडिट्स मिल पाए। पूरे दिन इस डंजन को एक्सप्लोर करने के बाद ये सारे डिसाइड करते हैं कि वो सारे बैठकर आराम करेंगे। विग अपने इल्यूजन मैजिक का इस्तेमाल करता है और उनके चारों तरफ एक फायर वॉल बना देता है ताकि कोई भी मॉन्स्टर यहाँ पर ना आ पाए। जैसे विल इन सभी को खाना ऑफर करता है तो विग इसे लेने से साफ इनकार कर देता है। वो ये कहता है कि मेरी रेस काफी ऊंची है और तुम मुझसे काफी नीचे हो। मैं सिर्फ एक इंसान की इज्जत करता हूँ और वो है लियाना, तो तुम मुझसे दूर रहो। जिसके बाद हमें इन एल्फ्स के बारे में बताया जाता है जो कि दूसरी दुनिया से यहाँ पर आए होते हैं और ये इंसानों के मुकाबले काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं और ये उसी इंसान की इज्जत करते हैं जो कि इनसे भी स्ट्रांग हो। और साथ में ये बात भी रिवील होती है कि जो मैजिवेंडर एल्फ है वो भी कोई मामूली एल्फ नहीं है, वो भी एक क्वीन है। लियाना इन सभी को अपने प्लान के बारे में बताना शुरू करती है कि इन सभी को इस डंजन के 10th फ्लोर तक जाना है और वहाँ जाकर उस मॉन्स्टर को जान से मारना है जिससे इन्हें 110 पॉइंट्स मिल जाएंगे। लियाना का ये भी मानना था कि अगर ये सारे अपनी पावर्स को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो ये काफी आसानी से उस मॉन्स्टर को जान से मार सकते हैं। लेकिन विल अपने आप से काफी ज्यादा डिसअपॉइंट होता है क्योंकि उसने अभी तक सिर्फ एक ही मॉन्स्टर को जान से मारा है। फिर हमें दोबारा से उन्हीं अननोन बंदों को दिखाया जाता है जिनका प्लान कुछ और ही है और वो यहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट्स को जान से मार रहे होते हैं। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि पक्का इस डंजन में कुछ न कुछ काफी खतरनाक होने वाला है। विल और उसकी टीम फाइनली 10th फ्लोर तक आ चुकी है पर ये सारे इस बात को लेकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि उनके सामने काफी सारे मॉन्स्टर्स हैं जो कि ऑलरेडी ही मारे जा चुके हैं। विल भी ये देखकर काफी हैरान था कि ये सारे मॉन्स्टर्स मारे तो जा चुके हैं पर किसी ने भी इनके क्रेडिट्स को हासिल नहीं किया है। विल के अलावा ये सारे लोग इस बात को इग्नोर कर रहे होते हैं और उन्हें इस बात से 1 घंटा फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर क्या हुआ है। लेकिन वो सारे इस बात को देखकर काफी शॉक्ड हो जाते हैं कि 10th फ्लोर के मॉन्स्टर को पहले ही किसी ने मार दिया है। लेकिन ये मॉन्स्टर अभी अभी ही मारा गया है तो इसे मारने वाला आसपास ही होगा। जिसके बाद ये सारे अपने सर्च मैजिक का इस्तेमाल करते हैं ताकि उसे ढूंढ पाएं। पर तभी एक बात सामने आती है कि सर्च मैजिक हर चीज पर काम नहीं करता। अगर किसी चीज पर लॉक लगाया गया हो या फिर उसे सील किया गया हो तो सर्च मैजिक उसे ढूंढ नहीं पाता। और कई सारे मॉन्स्टर्स ऐसे भी होते हैं जिनके ऊपर ये मैजिक डायरेक्टली काम नहीं करता। और तभी अचानक इनमें से एक मॉन्स्टर विल के ऊपर अटैक कर देता है पर विल इससे बचाता है। लेकिन अगली पल इस मॉन्स्टर ने विक के ऊपर अटैक किया था और वो इसे बुरी तरह से इंजर्ड कर देता है। ये सारे इस मॉन्स्टर को संभालने की कोशिश कर रहे होते हैं पर इसके अटैक काफी दमदार हैं और ये एक ही झटके में पूरी धरती को तोड़ देता है जिससे कि ये पूरी की पूरी टीम डिवाइड हो जाती है यानी कि ये सारे अलग अलग ग्रुप्स में बढ़ जाते हैं। तभी ये बात रिवील होती है कि ये सारे एक ऐसे फ्लोर पर आ चुके हैं जहाँ पर नॉर्मल स्टूडेंट्स को आना मना है। यहाँ पर सिर्फ वही आ सकता है जो कि मैजिवेंडर हो या फिर उसके नीचे काम करने वाले काफी खतरनाक मेजेस। विक की हालत ऑलरेडी ही काफी खराब हो चुकी है यानी कि वो बेहोश है। और फिर हमें इसके पास्ट के बारे में बताया जाता है कि उसे अपनी ही रेस के अंदर आउटकास्ट समझा जाता था क्योंकि वो इल्यूजन मैजिक को सही तरीके से इस्तेमाल करना नहीं जानता था। जैसे उसकी आंखें खुलती हैं तो वो ये देखता है कि विल उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। लेकिन विक उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। पर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, तुम्हारी हालत काफी खराब है। जिसके बाद ये अपने सामान को चेक करते हैं और उन्हें ये पता लगता है कि उनके पास राशन काफी कम है तो इसलिए उन्हें काफी जल्दी अपनी टीम को ढूंढना होगा वरना ये सारे मारे भी जा सकते हैं। सिचुएशन धीरे धीरे हाथ से निकलती जा रही होती है। प्रोफेसर ये सारा कुछ देखकर काफी पैनिक हो जाते हैं। प्रोफेसर एडवर्ड प्रोफेसर वॉक से ये कहते हैं कि हमें काफी जल्दी इस एग्जाम को कैंसिल कर देना चाहिए क्योंकि इस सारे बच्चों की जान खतरे में है। विग अपने सर्च मैजिक का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है ताकि वो सारे के सारे मॉन्स्टर्स को पहले ही ढूंढकर उनसे दूर रह पाए। विल उसे समझाते हुए उसे ये कहता है कि ये एक ऐसा फ्लोर है जहाँ पर कोई भी सर्च मैजिक काम नहीं करेगा। की तुम आगे जाकर सारे के सारे मॉन्स्टर्स को ढूंढो। विग्नेल भी ये देखकर काफी हैरान हो जाता है कि विल ऐसी सिचुएशन में भी शांत कैसे है। विल उससे कहता है कि मेरे पास कोई भी मैजिकल पावर्स नहीं है तो इसलिए मुझे अपनी फिजिकल एबिलिटीज पर ही रिलाई करना पड़ता है। लेकिन तभी उन दोनों के सामने काफी सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। विल अपनी कॉम्बैट स्किल का इस्तेमाल करते हुए उन सारे के सारे मॉन्स्टर्स को मारना शुरू कर देता है। विग्नेल ये देखकर काफी शॉक था लेकिन तभी अचानक से एक मॉन्स्टर विग्नेल के पीछे आ जाता है। विग अपनी इल्यूजन मैजिक का इस्तेमाल करता है पर इससे इस मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता। विग की ये सारा कुछ देखकर काफी फट जाती है और उसे ऐसा लगता है कि अब वो मरने वाला है। पर तभी अचानक से विल उसके सामने आ जाता है और वो इस मॉन्स्टर को मारकर विग को बचा लेता है। ये देखकर विग उसके सामने हाथ बढ़ाता है और वो उसे देखकर स्माइल कर रहा होता है। लगता है अब तुम जान चुके होंगे कि मैं भी तुम्हारी तरह ही एक नो टैलेंट हूँ।
फिर हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर विग अपनी मैजिक की प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन वो बार बार फेल हो जाता है। फिर हमारी कहानी दोबारा से प्रेजेंट में आती है जहाँ पर वो ये कहता है कि मैं सच में एक फेलियर हूँ, क्योंकि मैं अभी तक इस एकेडमी के 6th ईयर में हूँ और मेरे साथ के सारे एल्व्स टावर तक जा चुके हैं। उसके मन में बार बार एक ही ख्याल आता है कि वो सभी के ऊपर बोझ है और वो लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकता। मैं इस बात को भी बहुत अच्छे से जानता हूँ कि एल्व्स का मैजिक फिजिकल फॉर्म ले सकता है, पर मेरा मैजिक तो वो भी नहीं कर सकता। लियाना और कॉलेट यहाँ पर एक साथ होती हैं। लियाना ये बताती है कि जिसके पास भी टैलेंट होता है वो ग्रेजुएशन प्रोसेस से पहले ही टावर तक पहुँच जाता है, पर हम सारे यहाँ पर हैं। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि हमारे पास कोई भी टैलेंट नहीं है। लियाना इस बात को सोचकर भी काफी परेशान हो रही होती है कि उसने 6 सालों में काफी सारे लोगों को देखा है जिनके पास टैलेंट था और वो मैजिया वेंडर्स बने। ये अपनी एक साथी के बारे में भी बताती है जो कि काफी पहले ही मैजिया वेंडर बन चुकी है और यहाँ पर ये एल्फेरिया की बातें कर रही होती है। कॉलेट ये सुनते ही काफी शॉक्ड हो जाती है क्योंकि एल्फेरिया विल की दोस्त है और विल उससे प्यार करता है, जिसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते। इस तरफ विग विल को ये समझा रहा होता है कि हमारे क्लैन से भी एक मैजिया वेंडर है। विल ये सोचता है कि शायद से ये एलनोर की बातें कर रहा है। हम दोनों ही एक साथ पले बड़े हैं और जब वो छोटी थी तो मुझे ऐसा लगा कि उसे मेरे सपोर्ट की जरूरत है, लेकिन सच में वो एक हाई एल्फ थी जिसके पास मैजिक भर भर के था और उसका मैजिक इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसने एक बार में ही किंग्सवुड को क्रिएट कर दिया था। और उसके मैजिया वेंडर बनने के बाद मैंने काफी ज्यादा प्रैक्टिस की, पर फिर भी मैं काफी कमजोर था। मैं उस लेवल तक कभी भी पहुंच नहीं पाया। ओह अच्छा, तो ये बात है, इसलिए मुझे ऐसा लगता था कि हम दोनों एक जैसे हैं। पर तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम ये सारा कुछ इसलिए कह रहे हो ताकि मुझे अच्छा लगे, क्यों, है ना? अरे नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। विल उससे ये भी प्रॉमिस करता है कि जब तक तुम अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये दोनों ही मॉन्स्टर्स के साथ में फाइट कर रहे होते हैं। विल अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए एक स्नेक को बीच में से काट देता है, जिसके बाद वो 2 मॉन्स्टर्स को भी जान से मार देता है। विग्नेल भी ये सारा कुछ देखकर काफी हैरान था और वो ये सोचता है आखिरकार इसके पास कितना स्टेमिना है। विल उससे पूछता है क्या तुम सही हो? अरे हाँ, मैं सही हूँ। लेकिन विल को इस बात का एहसास हो जाता है कि ये डंजन और भी ज्यादा नए मॉन्स्टर्स बना रहा है और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि इस वाले डंजन में काफी सारा ग्रीन लिक्विड भरना शुरू हो जाता है, जहाँ से काफी सारे नए मॉन्स्टर्स पैदा होते हैं। विल यहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट करता है, पर अब भी ये सारे मॉन्स्टर्स जिंदा होते हैं। विग उससे पूछता है पर ये वाले मॉन्स्टर्स कौन से हैं? विल उससे कहता है कि ये वाले मॉन्स्टर्स वल्कार हैं और ये मॉन्स्टर्स की एक यूनिक स्पीशीज हैं जिसके ऊपर फिजिकल अटैक का कोई भी असर नहीं होता। ये सारा कुछ देखकर विग विल से कहता है कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, पर विल उससे कहता है कि मेरी एक दोस्त है जिसका नाम है एल्फेरिया, वो मेरा टावर में ऊपर इंतजार कर रही है, तो मैं इनसे फाइट किए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे उससे मिलना है। अगली पल विल इनसे फाइट करने के लिए आगे पहुंच जाता है और वो अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल कर रहा होता है। विग ये देखता है कि इसने मुझसे ये कहा था कि इनके ऊपर फिजिकल अटैक का कोई भी असर नहीं होगा, तो मुझे इसकी हेल्प करनी होगी। विग अपने इल्यूजन मैजिक से विल की हेल्प करने की कोशिश करता है, पर इस बार भी उसका मैजिक काम नहीं करता और वो ये सोचता है कि मुझे ऐसा लगा ही था कि मेरा मैजिक काम नहीं करेगा, मैं सच में एक फेलियर हूँ, मुझसे कुछ नहीं होने वाला। ये सारे के सारे मॉन्स्टर्स विल के ऊपर एक के बाद एक अटैक कर रहे होते हैं और विल इनसे बचने की कोशिश कर रहा होता है। विग को ये सारा कुछ देखकर काफी गुस्सा आता है और वो दोबारा से अपने इल्यूजन मैजिक का इस्तेमाल करता है और इस बार उसका ये मैजिक काम कर जाता है, जिससे ये सारे के सारे मॉन्स्टर्स हारने शुरू हो जाते हैं। फाइनली विग्नेल, तुमने ये कर दिखाया, और वो इसके सामने झुक जाता है। मैं अपनी रूडनेस के लिए तुमसे माफी मांगता हूँ विल, मुझे माफ कर देना। जिसके बाद ये दोनों आगे जाना शुरू करते हैं क्योंकि ये मॉन्स्टर मारा जा चुका है। विल ये बताता है कि मेरे पास की है और वो किसी की भी स्मेल को काफी आसानी से पहचान सकती है, तो चलो आगे चलते हैं। सीन चेंज होते ही हमें शियोन और जूलियस को दिखाया जाता है जिन्होंने काफी सारे मॉन्स्टर्स को मौत के घाट उतार दिया होता है। शियोन ये कहता है कि इस जगह पर पानी हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट है, तो हमें उसका सही से इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन भाई सच में ये दोनों नल्ले हैं क्योंकि ये बार बार एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे होते हैं। अबे ओए बताऊं तुझे, क्या बताएगा बे? अब इन दोनों के सामने काफी सारे सेंटिनल्स यहाँ पर आ चुके हैं और फिर हमें 6th फ्लोर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफी सारे इविल सेंटिनल्स ने अटैक कर दिया है। सारे बच्चे उनसे बचकर यहाँ से भाग रहे होते हैं, लेकिन तभी एक बच्चा नीचे गिर जाता है और जैसे ये सेंटिनल्स उसके ऊपर अटैक करने वाले होते हैं तभी प्रोफेसर एडवर्ड और वर्क यहाँ पर आ जाते हैं जो कि इन सारे के सारे सेंटिनल्स को मारना शुरू कर देते हैं। प्रोफेसर वर्क इस बात को काफी अच्छे से जानते हैं कि एक टीम काफी आगे जा चुकी है और वो टीम लियाना की है जिसके अंदर विल भी है। फिर हमें दोबारा से कॉलेट और लियाना को दिखाया जाता है जो कि आगे जाते हुए विल के लिए निशान छोड़ रहे होते हैं। कॉलेट ये पूछती है कि हम यहाँ पर कब से हैं? लियाना ये बताती है कि हमें यहाँ पर 16 घंटे हो चुके हैं पर हमारे पास खाना काफी कम है।
हम भले ही आराम कर रहे हैं पर यहाँ से बाहर निकलने के लिए खाना और एनर्जी काफी जरूरी है। लियाना को ऐसा लगता है कि सारी की सारी गलती उसकी है और वो किसी को भी बचा नहीं पाई। कॉलेट उससे कहती है, नहीं, सारी गलती तुम्हारी नहीं है, सारी गलती उन मॉन्स्टर्स की है जो कि हमें यहाँ से बाहर जाने नहीं दे रहे हैं। और मुझे इस बात पर पूरा यकीन है कि विल हमें बचाने के लिए यहाँ पर जरूर से आएगा। इस तरफ हमें जूलियस और शियोन को दिखाया जाता है जिन्होंने काफी सारे मॉन्स्टर्स को जान से मार दिया है। विल और विक भी यहाँ पर आ चुके हैं। वो ये देखकर काफी हैरान थे, क्या शियोन ने अकेले ही इन सभी को जान से मार दिया। लेकिन तभी जूलियस पीछे से कहता है, अबे नहीं, मैं भी यहाँ पर हूँ, मैंने भी इसका साथ दिया है। शियोन विल को अपने सामने देखकर उसे कहता है, ओ अच्छा फ्लंकी, तुम अब भी जिंदा हो। और यहीं से हमारा सीन चेंज हो जाता है जहाँ पर कॉलेट को ऐसा लगता है कि कोई उनकी तरफ आ रहा है। लियाना उससे कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि पक्का कोई न कोई गड़बड़ है, तुम आगे मत जाओ। क्या ये प्रोफेसर? और तभी इस बंदे का सर नीचे गिर जाता है। मार्जी भी इसके साथ में है। वो ये कहता है कि ये सारे बच्चे यहाँ तक कैसे आए। लगता है उस मॉन्स्टर ड्यूक ने अपना काम सही से नहीं किया। लियाना और कॉलेट इन दोनों को यहाँ पर देखकर काफी शॉक्ड हो जाती हैं और उन्हें इस बात का अंदाजा हो चुका है कि ये दोनों ही अच्छे लोग नहीं हैं। हेडलेस उनसे ये कहता है, चलो अच्छा हुआ कि तुम्हें इस बात का पता लग गया कि हम सारे बुरे लोग हैं और हम बस उस फेक स्काई को खत्म करना चाहते हैं जो कि तुम्हारे सर के ऊपर है। लियाना और कॉलेट ये सुनते ही काफी हैरान हो जाती हैं और वो ये सोचती हैं कि अगर ऐसा हो गया तो पूरी दुनिया में अंधेरा छा जाएगा। हेडलेस उनसे कहता है, जब तुम दोनों यहाँ पर आ ही चुकी हो तो तुम्हें इस बात से कोई भी एतराज नहीं होगा अगर मैं तुम्हारे सर ले लूं। ये बोलते ही हेडलेस उन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी अचानक से विल यहाँ पर आ जाता है जो कि उसके अटैक को काट देता है। मुझे माफ करना कि हम थोड़ा लेट हो गए, पर हम यहाँ पर आ ही गए। कॉलेट और लियाना इन सभी को यहाँ पर देखकर काफी खुश हो जाती है, पर शियोन ही कहता है, अरे हाँ वो सब तो सही है, पर ये इंसान कौन है जिसका सर भी नहीं है? अबे है कौन तू? अरे वाह, इतने सारे बच्चे, यहाँ तो देखो कितने प्यारे प्यारे सर हैं। और तभी ये बात सामने आती है कि जिस मॉन्स्टर को मारने के बाद इन सभी को 270 क्रेडिट्स मिलने वाले थे, उसे अब बढ़ाकर 2,70,000 कर दिया गया है। अगली पल ड्यूक भी यहाँ पर आ जाता है जो कि आते ही इन सभी के ऊपर अटैक कर देता है। विल सभी से कहता है कि वो सारे पीछे हो जाएं। जूलियस ये कहता है, अबे ओए पागल, ये सच में काफी स्ट्रॉन्ग है, तो हम इसका सामना कैसे करेंगे? विल कहता है कि लियाना, हम सभी को यहाँ से जाना होगा। अब ये सारे यहाँ से भागते हैं, पर विग ड्यूक को रोकने के लिए उसके सामने आ जाता है और वो जैसे ही अपनी इल्यूजन मैजिक का इस्तेमाल करता है तो ड्यूक उसके ऊपर अटैक कर देता है, पर विल ने उसे आकर बचा लिया था और वो उसे लेकर अपने साथ भागता है। इन सभी की इस बात को लेकर काफी फट रही होती है कि आखिरकार ये वाला मॉन्स्टर कौन सा है। विल ने इसके बारे में पढ़ा हुआ है और वो ये कहता है कि ये एक ऐसा मॉन्स्टर है जो कि इस डंजन के 25th फ्लोर पर रहता है और इसका नाम है इविल ड्यूक। लेकिन इन सभी को ये बात समझ नहीं आती कि अगर ये मॉन्स्टर 25th फ्लोर पर रहता है तो ये यहाँ पर क्या कर रहा है। बाकी ये पूछते हैं क्या हम उनसे बच पाए? नहीं, वो सारे अब भी हमें ही ढूंढ रहे हैं। ये सारे ड्यूक को लेकर ही बातें कर रहे होते हैं कि अगर वो यहाँ पर है तो इसलिए इतने सारे इविल सेंटिनल्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जूलियस ये कहता है, तो अब बस तुम ये मत कहना कि हम सारे यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएंगे। लियाना ये सोचती है कि हम सारे पहले से काफी वीक हो चुके हैं और हमारे मन में ये डर भी है कि हम यहाँ से जिंदा वापस जाएंगे या फिर नहीं, तो अब हमें क्या करना चाहिए। विल उनसे कहता है, तो चलो फिर फाइट करते हैं, हमारे पास लड़ने के अलावा कोई और चॉइस नहीं है। कॉलेट इन सभी को ये आइडिया देती है कि अगर हम किसी तरह से यहाँ पर भगदड़ मचा दें तो अकेडमी को ये पता लग जाएगा कि हम कौन से फ्लोर पर हैं और कहाँ पर हैं। जूलियस की काफी फट चुकी है और वो ये कहता है कि अगर हम उसके साथ फाइट करने गए तो वो हमें जान से मार देगा। विल कहता है, मेरे पास एक प्लान है, पर मैं तुम सभी को फोर्स नहीं करूंगा कि तुम उस प्लान को फॉलो करो। लेकिन ये सारे ही विल की बातों पर भरोसा कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें ये पता है कि विल से ज्यादा डंजन के बारे में कोई भी नहीं जानता। विक कहता है कि मैंने भी विल को अपने आप को टच करने दिया है, तो तुम्हें एक एल्फ के दोस्त पर भरोसा होना चाहिए। लियाना को अपनी गलती का एहसास होता है और वो ये कहती है कि विल, तुम कोई शील्ड नहीं हो, तुम एक लीडर हो और हम में से अकेले तुम ही हो जिसको अभी तक कोई भी निराशा नहीं हुई है। तुम सच में कमाल के हो। विल ये कहता है, तो चलो फिर एक साथ मिलकर हम सारे यहाँ से बाहर निकलते हैं। पर जूलियस की अब भी काफी ज्यादा फट रही होती है। क्या तुम सारे पागल हो गए हो? तुम इस बंदे पर विश्वास कर रहे हो जो कि नो टैलेंट है? मुझे तो लगता है ये पक्का हमें मरवा देगा। अभी सारे ड्यूक से फाइट करने के लिए उसके सामने आ जाते हैं। ये दोनों उसका ध्यान भटकाते हैं। जैसे ड्यूक इन दोनों पर अटैक करता है तो ये दोनों उससे बच जाते हैं। जूलियस ने अपने काफी सारे क्लोन्स बना लिए थे और वो
वो ड्यूक के ऊपर मैजिक को कास्ट करना शुरू करता है। फिर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर विल ने जूलियस को ये बताया होता है कि उसे एल्फेरिया के इस वाले मैजिक का इस्तेमाल कैसे करना है और इससे वो लॉन्ग वाले मंत्रों को भी काफी आसानी से चांट कर सकता है। इस तरफ ड्यूक ने जूलियस के सारे क्लोन्स को एक एक करके तोड़ना शुरू कर दिया होता है। जूलियस ये सोचता है कि उस नो टैलेंट को क्या लगता है कि मैजिक को स्पेल करना या फिर उसे कास्ट करना इतना इजी होता है। जिसके बाद जूलियस ड्यूक के सामने आ जाता है और जैसे वो इसके ऊपर अटैक करने वाला होता है ये सारे भी ड्यूक पर अटैक करते हैं, पर इनके अटैक का ड्यूक पर घंटा फर्क नहीं पड़ता। विल को इस बात का अंदाजा हो चुका है कि ड्यूक के पास आयरन जैसे विंग्स हैं, यानी कि उनके अटैक्स का इसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये सारे यही ट्राई करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि वो किसी तरह से ड्यूक का ध्यान भटका पाए ताकि जूलियस अपने स्पेल को पूरा करके इसके ऊपर एक जोरदार अटैक कर पाए। अब जैसे जूलियस ड्यूक के ऊपर अटैक करता है तो इससे ड्यूक को घंटा फर्क नहीं पड़ता, यानी कि इन सभी का ये प्लान भी फेल हो जाता है। विल लियाना से कहता है कि अब तुम्हारी बारी है, क्योंकि वो इस बात को जान चुका है कि फ्रीजिंग की वजह से ड्यूक के जो विंग्स हैं वो काफी स्लो हो चुके हैं, तो शायद से लियाना उसके ऊपर अटैक करके उसे खत्म कर सकती है। अब लियाना भी इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, पर इससे भी ड्यूक को कुछ नहीं होता और ड्यूक काफी गुस्से में आकर इन सभी के ऊपर एक काफी जोरदार अटैक करता है, जिससे कीकी को सामने आकर शील्ड बनानी पड़ती है, पर ये शील्ड भी काम नहीं करती और इसके टूटते ही विल के सनग्लासेस भी टूट जाते हैं जो कि उसे एल्फेरिया ने दिए थे। अब ये सारी आवाजें सुनते ही प्रोफेसर एडवर्ड और वर्क उनकी तरफ बढ़ना शुरू करते हैं, पर वो ड्यूक वहाँ पर क्या कर रहा है? अभी ये सारी बातें सोचने का टाइम नहीं है, हमें उनके पास काफी जल्दी जाना होगा वरना काफी देर हो सकती है। इस तरफ लियाना और बाकी सभी लोग ड्यूक के इस अटैक से बच चुके हैं, पर तभी हम विल को देखते हैं जो कि अब भी एल्फेरिया के दिए हुए ग्लासेस को देखकर काफी शॉक में होता है कि ये ग्लासेस मुझे काफी प्यारे थे पर ये टूट चुके हैं। लियाना काफी गुस्से में होती है और वो ये कहती है कि मैं इस ड्यूक को मारने जा रही हूँ, भले ही इसमें मेरी जान भी क्यों न चली जाए, पर मैं इसे मार कर रहूंगी। कॉलेट उसे ऐसा करने से मना करती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। ड्यूक दोबारा से उन सभी के सामने आ चुका है। लियाना और विक अपने मैजिक से उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर इन दोनों का मैजिक भी काम नहीं आता। शियोन भी ये देखकर काफी हैरान था कि सच में ड्यूक काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन भाई विल की हालत तो ऑलरेडी ही काफी खराब हो चुकी है, क्योंकि अब भी वो उन ग्लासेस को देखकर काफी रो रहा होता है। मेरे वो ग्लासेस टूट चुके हैं जिनके बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता और मुझे काफी डर का एहसास हो रहा है। लेकिन तभी शियोन उसे गर्दन से पकड़ लेता है। ये सारी ही तुम्हारी गलती है और तुम्हारा ही ये प्लान था जिससे हमारे अंदर उम्मीदें जागी और तुम्हारी वजह से ही वो देखो कि लियाना और विग्नेल मरने वाले हैं। ये बोलते हुए शियोन बार बार विल के मुक्के मार रहा होता है और वो ये कहता है कि तुम्हें इस सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, तो जल्दी से जाग जाओ। तुम्हारा शुक्रिया शियोन, मेरा कांपना बंद हो चुका है और मैं दोबारा से लड़ने के लिए तैयार हो चुका हूँ। ये बोलते ही विल ड्यूक से फाइट करने के लिए आगे निकल जाता है। इस तरफ लियाना शियोन को ये बता रही होती है, क्या तुम इस बात को जानते भी हो कि स्वॉर्ड से और वॉन्ड से फाइट करने में क्या डिफरेंस है? तुम अपनी वॉन्ड का इस्तेमाल करके दूर से मैजिक को कास्ट कर सकते हो, लेकिन जब तुम एक स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हो तो तुम्हें फाइट करने के लिए आगे जाना पड़ता है और ये सच में काफी खतरनाक होता है। कॉलेट और बाकी सब भी विल का साथ देने के लिए रेडी हो जाती हैं, पर विल उनसे कहता है अगर हमें इसे जान से मारना है तो पहले हमें इसके पंखों को काटना होगा। ड्यूक काफी गुस्से में आकर एक साथ विल के ऊपर काफी सारे अटैक्स करता है और विल ये सोचता है कि इस बार मेरे पास कीकी नहीं है और अगर इनमें से कोई अटैक मुझे डायरेक्टली टच करता है तो मेरा मरना पक्का है। जैसे ये सारे स्पेल्स विल को लगने वाले होते हैं तो विल यहाँ से गायब हो जाता है, बस हमें उसकी स्वॉर्ड दिखाई देती है और वो देखो विल हवा में है। मेरे पास जितना भी मैजिक है मैं वो सारा का सारा विल को देने वाली हूँ। और जैसे ही कॉलेट ऐसा करती है तो विल के पास एक स्वॉर्ड आ जाती है और वो ड्यूक का एक पंख काटने में कामयाब हो जाता है। शियोन भी इससे फाइट करने के लिए सामने आ जाता है और वो अपने गार्डियन का इस्तेमाल करता है और इससे वो ड्यूक के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक करता है, पर इससे भी उसे कुछ नहीं होता। कॉलेट भी ये देखकर काफी शॉक थी कि अब भी ड्यूक जिंदा है। शियोन भी काफी दूर जाकर गिरता है और वो ये सोचता है कि इसके आगे कोई भी जादुई छड़ी काम नहीं करेगी। विल भी ये सोचता है कि मेरी स्वॉर्ड भी इसके आगे टिक नहीं पाएगी। जिसके बाद रोस्टी विल को एक क्रिस्टल देता है और उसे कुछ याद दिलाता है। विल को भी ये बात समझ आ जाती है कि उसे अपनी स्वॉर्ड को और इनकी वॉन्ड को एक करना होगा, यानी कि उन्हें जोड़ना होगा। अगले ही पल हम ये देखते हैं कि विल की स्वॉर्ड आग से घिर जाती है और सभी लोग ये देखकर काफी हैरान थे कि विल की स्वॉर्ड ने मैजिक को एब्जॉर्ब कर लिया है। विल ये कहता है कि मैं अभी जो भी देख रहा हूँ मेरे सामने सारा कुछ रेड है और इस टाइम मैं पावर से भरा हुआ हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर वो पावर्स बढ़ती ही जा रही हैं।
ड्यूक भी विल के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक करता है, पर विल ने इसे काट दिया होता है और वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए ड्यूक पर एक जोरदार स्लैश करता है, जिससे इस ड्यूक की बॉडी 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। सभी लोग ये देखकर काफी हैरान थे। फिर तभी अचानक हम ये देखते हैं कि इस तरफ काफी सारे मॉन्स्टर्स आने शुरू हो जाते हैं। इन सभी को ऐसा लगता है कि ड्यूक की चिल्लाने की वजह से ये सारे मॉन्स्टर्स इस तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। फिर हमें प्रोफेसर, एडवर्ड और वर्क को दिखाया जाता है, वो भी इसी तरफ आ रहे हैं। लेकिन इन दोनों को ऐसा लगता है कि ये दोनों टाइम पर वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे और जैसे ये सारे के सारे मॉन्स्टर्स इन सभी पर अटैक करते हैं, तभी अचानक से यहाँ पर एक स्पेल कास्ट होता है और सभी लोग ये देखकर काफी हैरान थे कि सारे के सारे मॉन्स्टर्स एक बार में ही मारे जा चुके हैं और ये करने वाला कोई और नहीं मैजिया वेंडर का किंग होता है, यानी कि एरॉन। जिसके बाद विल हमें ये बताता है कि एरॉन के आने के बाद सभी लोग उनके सामने झुक गए, पर मेरी आंखें तो किसी और चीज को ही नोटिस कर रही थी। तभी एक बंदा विल के पास आता है और वो ये कहता है कि मैं इस बात को जानकर काफी सरप्राइज हूँ कि सॉर्ड अभी तक जिंदा है। इस तरफ हेडलेस और मर्जी खड़े हुए ये बातें कर रहे होते हैं कि हम टाइम से यहाँ पर पहुँच गए और हमने उसे निकाल लिया, वरना ये सारे उसे पकड़ लेते। हेडलेस ये कहता है तो चलो हमारा मिशन पूरा हुआ, अब जाकर पार्टी करते हैं। सीन चेंज होते ही हमें ये दिखाया जाता है कि सभी लोग घायल हैं और साथ में ऑल स्टूडेंट प्रैक्टिस को भी रोक दिया गया है, जिसके अंदर 11 प्रोफेसर मारे जा चुके हैं, पर उनके मरने से बाकी स्टूडेंट्स अभी जिंदा हैं। इन सभी की हालत भी काफी खराब है और ये सारे भी हॉस्पिटल के अंदर होते हैं और इसी बारे में बात कर रहे होते हैं कि आखिरकार वो लोग कौन थे। कॉलेट ये कहती है कि भले ही वो लोग जो भी थे, उन्होंने हमारे काफी सारे प्रोफेसर्स को जान से मार दिया है, पर ये सारे इस बात को लेकर भी काफी खुश होते हैं कि अगर ग्रेट मैजिशियन एरॉन वहाँ पर नहीं आए होते तो ये सारे भी ऐसे ही मारे जाते। लियाना भी इस बात से काफी खुश है कि ये सारे लोग अब भी जिंदा हैं और उसने अपनी नाइट की ड्यूटी काफी अच्छे से निभाई है और उसी ने ये टीम बनाई थी, तो वो इस टीम को लेकर भी काफी खुश हो रही होती है क्योंकि ये सारे लोग एकदम कमाल के निकले। जैसे ही लियाना को भूख लगती है तो कॉलेट उसके लिए काफी सारे एप्पल्स लेकर आती है, पर लियाना एक ही झटके में सारे के सारे एप्पल्स चट कर जाती है। कॉलेट उससे कहती है अब इन सभी के लिए कोई भी एप्पल्स नहीं बचे, तुम तो सच में एक नंबर की भुक्कड़ हो। अरे ओए मुझे भुक्कड़ मत कहो। इन दोनों के बीच में ऐसे ही बहस होनी शुरू हो जाती है, जिसके बाद लियाना विल से कहती है अगर तुम हमारे साथ नहीं होती तो पक्का हम सारे मारे जाते, पर विल उससे कहता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, इन सभी ने बराबर मेहनत की है और इन सभी की वजह से आज हम सारे जिंदा हैं। तभी जूलियस ये कहता है अरे हाँ ये बात एकदम सही है, अगर हम इसके भरोसे रहते तो पक्का हम सारे मारे जाते। अब शियोन विल से ये पूछता है सुनो फ्लंकी, तुम मुझे ये बताओ कि वो वाली पावर कैसी थी? उसको देखकर तो मैं एक पल के लिए हैरान हो गया था कि तुम्हारी सॉर्ड ने मेरी सारी पावर्स एब्सॉर्ब कर ली थी। विग ये कहता है कि उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर कोई मैजिक हो रहा है, पर वहाँ पर तो कोई भी स्पेल चांट नहीं किया गया था, तो वो मैजिक कैसे हुआ? लेकिन भाई जूलियस अब भी विल को ही ताने मार रहा होता है। वो ये कहता है अगर फ्लंकी तुम्हारे पास ऐसी पावर्स थी तो तुमने इसके बारे में हमें पहले क्यों नहीं बताया? देखो हमारी हालत कैसी हो गई है, वो भी तुम्हारी वजह से। पर अब ये सारे इसी बात को लेकर थोड़े से परेशान होते हैं कि आखिरकार वो पावर कैसी थी जो कि विल के स्वॉर्ड में आ गई थी। कॉलेट ये कहती है कि शायद से प्रोफेसर वर्क हमें इसके बारे में बता सकते हैं। विल इन सभी से ये पूछता है क्या तुम उस लड़के के बारे में जानती हो जो कि एरॉन के साथ यहाँ पर आया था? और बाकी सब ये कहते हैं कि शायद से वो फिन ट्राइब से होगा, क्योंकि इन्होंने किताबों में ऐसा पढ़ा है कि एक ऐसी ट्राइब है जो कि डंजन्स के बारे में काफी अच्छे से जानती है और वही फिन ट्राइब है। विल ये सारी बातें सुनने के बाद ये सोचता है कि जब मैं उस बंदे से मिला था तो पता नहीं मुझे काफी अजीब सी फीलिंग क्यों आ रही थी और मुझे उस पावर के बारे में भी जानना है जो कि मेरी स्वॉर्ड में आ गई थी। सीन चेंज होते ही हमें फिन को दिखाया जाता है जो कि हेडमास्टर से मिलने के लिए यहाँ पर आता है और वो ये कहती है कि इस बार तुम डंजन में कहाँ तक गए थे? और फिन ये कहता है कि इस बार वो 49th फ्लोर तक गए थे और सच में वो एरॉन काफी काम करवाता है। फिन ये कहता है कि मैं आपके लिए एक गिफ्ट भी लेकर आया हूँ और जब हम वहाँ पर गए थे तो हमारा सामना काफी अजीब लोगों से हुआ जहाँ पर हमारे 30 साथी मारे गए, पर आखिरकार हमने उन्हें जान से मार दिया क्योंकि हम उन्हें पकड़ नहीं पाए थे। पर एक बात मैं काफी श्योरिटी से कह सकता हूँ कि मैं जो मेज स्लेयर लेकर आया हूँ वो इस डंजन में काफी आसानी से नहीं मिलती। इन दोनों की बातों से ऐसा लगता है कि वो लोग जो भी थे वो उस डंजन में कोई न कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। चलो मैं इसे अपने पास रख लेती हूँ और तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया। अरे कोई बात नहीं, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। बात करते हुए फिन उनसे ये पूछता है कि मैंने एक लड़के को देखा था जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है,
क्या आप उसके बारे में जानती हो? और वो ये कहती है कि हाँ, उसका नाम है विल और वो एक मैजिया वेंडर बनना चाहता है। ओह अच्छा, तो ये बात है, पर मैंने कभी भी किसी सॉर्ड को वॉन्ड बनते नहीं देखा। हाँ, मैं भी ये जानती हूँ कि ये चीज काफी अजीब है, पर इससे काफी कुछ चेंज हो सकता है। तो ठीक है, अभी के लिए मैं उसे यहीं पर छोड़ देता हूँ, पर आज से उसके हर मैटर में मैं भी पार्टिसिपेट करूंगा। ओह अच्छा, जैसा तुम्हें सही लगे। अब अगले सीन में हम ये देखते हैं कि विल दोबारा से अपनी प्रैक्टिस पर लग जाता है। कॉलेट उससे पूछती है कि बाकी सभी लोग अभी आराम कर रहे हैं, पर तुमने दोबारा से अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी, ऐसा क्यों? विल उसे कहता है कि वैसे भी मेरे दिमाग में काफी कुछ चल रहा है और मुझे एक गोल तक पहुंचना है, तो इसलिए मुझे मेहनत करनी होगी। और भाई ये सारे बंदे विल को प्रैक्टिस करते हुए खिड़की से देख रहे होते हैं। वो ये कहते हैं पता नहीं इसकी बॉडी किस मटेरियल से बनी है, क्या ये एक इंसान है या फिर ये डॉर्फ है। और लो भाई शियोन दोबारा से इससे कंपटीशन करने के लिए नीचे आ जाता है। वो ये कहता है अगर तुम्हारी बॉडी मूव कर सकती है तो मेरी क्यों नहीं। विल उससे कहता है कि प्लीज अपनी बॉडी पर ज्यादा जोर मत दो। शियोन उसे फाइट करने के लिए उकसाता है और वो ये कहता है अगर तुम्हें उस टावर के ऊपर तक जाना है तो तुम्हें मुझसे फाइट करनी होगी, भले ही तुम्हारी और मेरी हालत कैसी भी हो। और विल भी उसके साथ फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। अगली पल इन दोनों की काफी खतरनाक फाइट भी शुरू हो चुकी है। लेकिन जैसे ही प्रोफेसर वर्क और एडवर्ड यहाँ पर आते हैं तो सारे लोग उन्हें देखकर यहाँ से कल्टी मार लेते हैं। फिर हमारी कहानी 2 महीने के बाद आती है, जहाँ पर प्रोफेसर वर्क इन सभी को ये बता रहे होते हैं कि ऑल स्टूडेंट प्रैक्टिस को बीते हुए 2 महीने हो चुके हैं और ये तुम्हारा इस एकेडमी में आखिरी साल है और ये तुम्हारा फाइनल एग्जाम होगा। तो चलो इस एग्जाम को शुरू करते हैं। विल भी ये सोचता है कि जो भी मैं कर सकता था मैंने वो सारा किया, अब शायद मैं एल्फेरिया से मिल पाऊंगा। और इसी के साथ इस एनिमे का पहला सीजन यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी अगर आप इस वीडियो पर अपना पूरा सपोर्ट दिखाते हो तो इसका सीजन 2 भी आपको काफी जल्दी देखने को मिल जाएगा। तो चलो फिर आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे एक और न्यू फ्रेश वीडियो के साथ में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एनीसोल।